हार्बर सिटी वेस्ट कोस्ट का एक मशहूर पोर्ट सिटी था। यहाँ पूरी कोस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट मौजूद था, जहाँ हर रोज अनेक शिप्स आती जाती रहती थी। ये शहर ब्लैक सेल के टेरिटरीज में से एक था। इसी वजह से ड्यूक ने हीला की रिक्वेस्ट को बिना ज्यादा सोचे समझे मान लिया था। ब्लैक सेल के टेरिटरीज अपने लोगों का खास ध्यान रखते थे। अगर यहाँ किसी ब्लैक सेल विजर्ड को बुली किया जाता तो सिटी का लॉ इन्फोर्समेंट बिल्कुल चुप नहीं बैठता। ये सिर्फ एक विजर्ड की इज्जत का सवाल नहीं होता, बल्कि पूरे ब्लैक सेल की रेप्यूटेशन का भी होता था। ड्यूक ने जब विवियन को इस बारे में बताया तो विवियन ने भी ग्रेस के पास से छुट्टी ली और ड्यूक से मिलने निकल पड़ी। वेस्ट कोस्ट पहुंचने के बाद और अलग होने के बाद दोनों लगभग 6 महीने बाद मिलने वाले थे। ड्यूक अकेडमी आइलैंड के किनारे समुद्र के पास खड़ा था। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके ब्लैक सेल बैज को एक्टिवेट किया और एक मैसेज भेजा। कुछ ही पलों बाद दूर समुद्र में एक छोटी सी बोट नजर आई, जिसे एक डार्क डीमन पूरी मेहनत से चला रहा था। ड्यूक बोट पर चढ़ा। बोट हल्की सी हिली। डार्क डीमन ने एक अजीब सी ग्रिन दी और फिर अकेडमी आइलैंड से उल्टे डायरेक्शन में बोट ले गया। समुद्र की ठंडी हवा बह रही थी। अचानक ड्यूक को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अकेडमी आइलैंड गायब हो चुका था। आगे से गहरी सी गुर गुर आवाज आ रही थी और समुद्र के बीच एक मैसिव व्हर्लपूल उभर आया। छोटी बोट बिना रुके सीधा उस भयंकर व्हर्लपूल की तरफ बढ़ने लगी। पहले के एक्सपीरियंस की वजह से ड्यूक बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। वो शांत खड़ा रहा और अपना बैलेंस बनाए रखा। बोट के नीचे एक बड़ा सा काला साया दिखा। ये ब्लैक सेल का गार्डियन था। ड्यूक ने नीचे देखा और महसूस किया कि उस क्रीचर के अंदर जबरदस्त लाइफ एनर्जी थी। हाँ, ये उस 3 हेडेड डॉग से कमजोर था जो उसने नाइटमेयर प्लेन में देखा था। वैसे भी लाइफ एनर्जी का ज्यादा होना जरूरी नहीं कि वो ज्यादा स्ट्रांग भी हो। ये सिर्फ लाइफ स्पैन का इंडिकेशन होता है। बोट व्हर्लपूल के पास पहुंची और तेज घूमने लगी। ड्यूक की आंखों के सामने पल भर के लिए धुंधला सा छा गया। सिर थोड़ा घूम गया, पर ये फीलिंग सिर्फ 1 सेकंड के लिए थी। अगला ही पल सब नॉर्मल हो गया। बोट शांति से समुद्र के ऊपर फिसल रही थी। ड्यूक ने सर उठाया। आगे कोस्ट के पास एक भयानक रूप से बड़ा शहर बसा हुआ था। यही था हार्बर सिटी। ये शहर अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा फेमस था। ये ब्लैक सेल का एरिया था, जहां रूल्स काफी लूज थे। जब तक तुम मर्डर या आर्सन जैसे काम नहीं करते, तब तक कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। टैवर्न्स, गैम्बलिंग हाउसेस, ब्रॉथल्स, यहाँ सब कुछ अवेलेबल था। पैसा हो तो कोई भी एंटरटेनमेंट मिल सकता था। हार्बर सिटी वेस्ट कोस्ट का एक मशहूर गोल्ड सिंक होल था। बहुत सारे विजर्ड्स यहाँ सिर्फ मज़े और पैसे उड़ाने के लिए आते थे और धड़ाधड़ मैजिक स्टोन्स खर्च करते थे। ब्लैक सेल को भी यहाँ से ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलता था। इसी पैसों से शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया जाता था। थोड़ी देर बाद बोट डॉक पर रुकी, जहां आसपास कई जाइगेंटिक टावर शिप्स खड़ी थीं। जैसे ही ड्यूक ने जमीन पर कदम रखा, उसने कैजुअली एक स्मोक्ड डियर हार्ट का टुकड़ा डार्क डीमन की तरफ फेंका। जब ब्लैक सेल ज्वाइन करके डस्क सिटी से निकला था, तब उसे नहीं लगा कि वो सीधा हार्बर सिटी के आउटस्कर्ट्स में आ पहुंचेगा। वेस्ट कोस्ट के मैप के बारे में सोचते हुए ड्यूक को याद आया कि हार्बर सिटी और डस्क सिटी के बीच का सीधा डिस्टेंस लगभग 2000 किलोमीटर्स था। इतनी बड़ी दूरी के बावजूद ब्लैक सेल के लिए सब कुछ जैसे पास ही था। ये कैसे पॉसिबल था, ड्यूक के समझ के बाहर था। मैजिक पोशन एसोसिएशन की मीटिंग अगले दिन थी, इसलिए ड्यूक को रात यहीं रुकना था, फायरी फायर इन में। सब अरेंजमेंट्स पहले से हो चुके थे। फायरी फायर इन भी ब्लैक सेल की प्रॉपर्टी थी और अकेडमी आइलैंड से ही बुकिंग हो सकती थी। ब्लैक सेल के इंटरनल विजर्ड ज्यादातर यहीं रुकते थे। इन सिर्फ ब्लैक सेल मेंबर्स के लिए था, इसलिए यहाँ अननेसेसरी ट्रबल का चांस काफ़ी कम था। एक रात का चार्ज था 3 लेवल 1 मैजिक स्टोन्स। ड्यूक के लिए महंगा था, पर हार्बर सिटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी सस्ता माना जाता था। यहाँ कई इन्स ऐसे भी थे जो एक रात के लिए डजन्स ऑफ मैजिक स्टोन्स चार्ज करते थे, और कुछ तो और भी ज़्यादा महंगे होते थे। सिर्फ ये सोचकर ही ड्यूक को अजीब लगा, कौन सा इन सिर्फ एक रात के लिए इतना चार्ज करता है।
फायरी फायर इन शहर के वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में था, काफ़ी शांत और सेक्लूडेड जगह पर। शायद ये जगह प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि ब्लैक सेल के विज़र्ड्स की कन्वीनियंस के लिए बनाई गई थी। अपना ब्लैक सेल बैज दिखाते ही ड्यूक का चेक इन जल्दी हो गया। उसे कोई की ज़रूरत भी नहीं थी। ब्लैक सेल बैज से ही रूम के दरवाजे ओपन और क्लोज हो जाते थे। शाम होते ही ड्यूक बाहर घूमने नहीं गया। उसने होटल से मंगवाया हुआ स्टेक खाया और मेडिटेशन में बैठ गया। उसे पता था हार्बर सिटी में मज़े करने के लाख ऑप्शंस थे, पर उसके पास टाइम नहीं था। ड्यूक को हमेशा लगता था काश दिन के घंटे और ज़्यादा होते ताकि वो और ट्रेनिंग कर सकता। रात गहरी होने के बाद भी हार्बर सिटी चमक रहा था। रंग बिरंगी लाइट्स शहर के कई हिस्सों को रोशन कर रही थीं। विज़र्ड्स को टेक्निकली रोज़ सोने की ज़रूरत नहीं थी। जब वो वाइल्ड हो जाते तो दिन रात बिना थके मज़े कर सकते थे। बंद कमरे में बैठे हुए भी ड्यूक को दूर की आवाज़ें हल्की सी सुनाई दे रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी हियरिंग शार्प थी। तब ड्यूक को महसूस हुआ कि ब्लैक सेल ने इनके लिए बिल्कुल सही जगह चूज़ की थी, भीड़-भाड़ और शोर से दूर। अगर कोई शहर के सेंटर में सोता तो रात भर साउंड इंसुलेशन स्पेल्स लगाने पड़ते। पूरी रात ड्यूक ने शांति से मेडिटेशन की। सुबह बिल्कुल डॉन पर उसकी आंखें खुल गईं। जल्दी से फ्रेश होकर होटल के ब्रेड और मिल्क से सिंपल ब्रेकफास्ट करके वो निकल पड़ा। मैजिक पोशन एसोसिएशन का ऑफिस भी हार्बर सिटी में ही था, एक बेहद ही ग्रैंड और लग्जूरियस कॉम्प्लेक्स में। बाहर खड़े होकर ड्यूक ने ऊपर देखा, 500 मीटर ऊंची स्पायर। उसने मन ही मन मैजिक पोशन एसोसिएशन की दौलत पर हैरानी जताई। ये जगह शहर के सेंटर के पास थी, जहां जमीन सबसे महंगी होती है। ये एसोसिएशन की पावर को क्लियरली दिखाता था। अंदर जाते ही ड्यूक को लगा जैसे वो छोटा पड़ गया हो। हॉल इतना बड़ा था और सीलिंग इतनी ऊंची कि देखकर ही सर घूमने लगता था। सीलिंग ट्रांसपेरेंट जेमस्टोन से बनी थी, जो नीचे के सब कुछ को उल्टा रिफ्लेक्ट कर रही थी। ड्यूक को लगा कि ये जगह इंसानों के लिए नहीं बल्कि जायंट्स के रहने लायक डिज़ाइन की गई थी। एसोसिएशन के अंदर कॉम्प्लेक्स बिल्कुल लैबिरिंथ जैसा था। लोग हर तरफ आते जाते दिख रहे थे। ड्यूक महसूस कर सकता था कि यहाँ ज़्यादातर ऑफिशियल विज़र्ड्स थे, जिनसे नेचुरली पावरफुल ऑरा निकल रही थी। अपने आप को सेकेंड क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस होने के नाते ड्यूक को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो, एक ऐसी जगह जहाँ वो अभी बिलोंग नहीं करता था। चैप्टर 122 द मीटिंग की जगह ढूंढने के लिए ड्यूक को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। पोलाइट तरीके से लोगों से पूछता हुआ वो आगे बढ़ता रहा। उसकी हैंडसम अपीयरेंस और वेल बिल्ट फिजिक ने भी काम आसान कर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि वो ज़्यादातर फीमेल विज़र्ड से ही डायरेक्शंस पूछ रहा था। इसी पूरी प्रोसेस के दौरान कई फीमेल विज़र्ड्स ने ऑलरेडी उसके विज़र्ड्स मार्क को ऐड कर लिया था। ड्यूक को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। उसे ये भी नहीं पता था कि उन फीमेल विज़र्ड्स की नज़र में वो बिल्कुल एक फ्रेश फ्रूट की तरह लग रहा था, टेम्पटिंग और आई कैचिंग। हाल ही में जिन्होंने उसे ऐड किया था वो सब ऑफिशियल विज़र्ड लेवल की थीं। ये बात ड्यूक को थोड़ा कॉशियस बना रही थी, क्योंकि उनके सामने उसके पास कोई रियल सेल्फ डिफेंस एबिलिटी नहीं थी। मीटिंग एक स्पाइरल स्टेयरकेस के बीच बने हॉल में हो रही थी। नीचे सेंटर में एक पोडियम था और उसके चारों तरफ गोल गोल घूमती हुई सीटिंग अरेंजमेंट थी, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यहीं ड्यूक की मुलाकात हुई स्टीवन से, जो हार्बर सिटी के मैजिक पोशन एसोसिएशन के ब्रांच प्रेसिडेंट थे। स्टीवन एक बुजुर्ग आदमी थे, बाल सफ़ेद हो चुके थे, आंखें बाज जैसी तेज, नाक थोड़ी सी हुक्ड और उस पर राउंड ग्लासेस टिके हुए थे। जब स्टीवन ने ड्यूक के लाए हुए डॉक्यूमेंट्स लिए तो वो हल्की सी साय के साथ बोले, हेला एक बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट है। अफसोस है, काश वो खुद आ सकती। हमें और एक्सचेंजेस की ज़रूरत है। हमेशा उस आइलैंड पर बंद रहना भी ठीक नहीं। स्टीवन सच में चाहते थे कि हेला आए, लेकिन आखिरकार उसने सिर्फ एक विज़र्ड अप्रेंटिस को भेज दिया था। हेला का ब्लड ऑफ वॉर इम्प्रूवमेंट प्लान सबमिट करने के बाद ड्यूक का काम बस इतना ही रह गया था। हेला की सीट पर बैठना, शाम तक मीटिंग अटेंड करना और फिर निकल जाना। उसे बोलना नहीं था, सिर्फ सुनना था, चाहे समझ आए या ना आए। इसीलिए ड्यूक अपने साथ एक क्विल पेन और नोटबुक भी लाया था। उसे लगा समझ आए ना आए सब लिख लेता हूँ, बाद में रिसर्च कर लूँगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी को वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता था। भीड़ भरी चेयर्स के बीच हेला की सीट ढूंढकर ड्यूक चुपचाप बैठ गया।
कुछ देर बाद उसकी नज़र एक अनएक्सपेक्टेड चेहरे पर पड़ी, मेरिक, जो लैंड मास्टर का स्टूडेंट था। मेरिक ने ड्यूक को पहचाना नहीं। वो एक सख्त चेहरे वाले मिडिल एज्ड आदमी के पास बैठा था और पूरी रिस्पेक्ट के साथ बिहेव कर रहा था। ये कहीं मास्टर लैंड तो नहीं? ड्यूक ने मन ही मन सोचा। उसने सीट के सामने लिखा नाम देखा और हाँ, वो मास्टर लैंड ही थे। मास्टर लैंड अपनी एल्केमी नॉलेज के लिए मशहूर थे। ड्यूक को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि मास्टर लैंड मैजिक पोशन एसोसिएशन की मीटिंग में भी आएंगे। इसका मतलब था कि उनका मैजिक पोशन फील्ड में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। मेरिक को देखकर ड्यूक को जोकिच क्लैन याद आ गया। अब तक मास्टर लैंड और जोकिच क्लैन के बीच नेगोशिएशंस की कोई खबर नहीं थी, मतलब जल्दी किसी अग्रीमेंट की उम्मीद भी नहीं थी। ये बात ड्यूक के लिए अच्छी थी। जितना ज्यादा मामला लटकता रहेगा, उतना ही कम चांस था कि वो इसमें इन्वॉल्व होगा। ड्यूक ने अपनी नज़र हटा ली और अपनी प्रेजेंस को मिनिमम रखने की कोशिश की। हॉल धीरे धीरे भर रहा था। लगभग 70% सीट्स फिल हो चुकी थीं। कुछ सीट्स अभी खाली थीं, लेकिन उन पर नाम लिखे हुए थे। शायद हेला जैसे लोग आए ही नहीं थे। ड्यूक ने आसपास देखा। ज्यादातर लोग ऑफिशियल विजर्ड्स थे। बीच बीच में कुछ यंग विजर्ड अप्रेंटिसेस भी थे। ये अप्रेंटिसेस क्लियरली अपने एल्डर्स के साथ आए थे, एक्सपीरियंस लेने और अपनी दुनिया को वाइडन करने के लिए। अहम अहम स्टीवन ने गला साफ किया और हॉल धीरे धीरे शांत हो गया। पोडियम पर खड़े होकर उन्होंने सब विजर्ड्स को देखा और बोले, मैं आप सबका इस मैजिक पोशन एसोसिएशन एक्सचेंज मीटिंग में स्वागत करता हूं। मैजिक पोशन के डेवलपमेंट और ग्रोथ को बढ़ावा देना हमारा हमेशा से गोल रहा है। काफी लंबा ओपनिंग स्पीच देने के बाद स्टीवन ने अल्केमिस्ट्स की अचीवमेंट्स इंट्रोड्यूस करनी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने हेला का रिसर्च प्रेजेंट किया, ब्लड ऑफ वॉर का इम्प्रूवमेंट प्लान, उसकी सोच और फ्यूचर ऑप्टिमाइजेशन डायरेक्शंस। ये सब मैजिकल प्रोजेक्शन के जरिए हवा में दिखाया जा रहा था। फॉर्मूलाज, डेटा, सब कुछ क्लियरली विजिबल था। स्टीवन के प्रेजेंटेशन के बाद एक एल्डरली लेडी आई और डीमन फ्लावर पर अपनी रिसर्च और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बोलने लगी। तब ड्यूक को समझ आया, नॉर्मली हर विजिट को अपना कंटेंट खुद प्रेजेंट करना होता है। हेला के ना आने की वजह से स्टीवन को उसका काम भी संभालना पड़ा। इसी पल ड्यूक को अच्छी तरह समझ आ गया कि हेला आना क्यों नहीं चाहती थी। इतने लोगों के सामने खड़े होकर बोलना, ये उसके लिए सच में मुश्किल होता। टाइम के साथ एक के बाद एक विजर्ड अपना रिसर्च प्रेजेंट करता रहा। बीच बीच में काफ़ी Q&A सेशंस भी हुए, प्रॉपर नॉलेज एक्सचेंज। ड्यूक पूरे टाइम लिखता रहा। उसका क्विल पेन रुक ही नहीं रहा था। बहुत से टर्म्स ऐसे थे जो उसने कभी सुने भी नहीं थे, समझना तो दूर की बात। फिर भी वो सब लिखता गया। मीटिंग में कोई ब्रेक नहीं था, सुबह से शाम तक लगातार। सिर्फ सनसेट के वक्त जब हार्बर सिटी पर शाम छा गई, स्टीवन को मजबूरन मीटिंग खत्म करनी पड़ी। काफ़ी विजर्ड्स अभी भी डिस्कस करना चाहते थे। ये टाइम उनके लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं था। पर मीटिंग अनंत नहीं चल सकती थी। अगर छोड़ दिया जाता तो शायद एक महीना भी कम पड़ जाता। बाकी डिस्कशंस पर्सनल और प्राइवेट होने वाले थे। मीटिंग के बाद मैजिक पोशन एसोसिएशन ने एक बैंक्वेट और डांस पार्टी होस्ट की। नेचुरली ड्यूक ने खाने का मौका बिल्कुल मिस नहीं किया। वो बिना किसी शर्म के हर डिश ट्राई कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि ये खाना हाई क्वालिटी का है, एनर्जी से भरा हुआ, इतना ज्यादा कि वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा। डांस पार्टी के दौरान ड्यूक ने किसी से सोशलाइज नहीं किया। सेकंड क्लास विजर्ड अप्रेंटिस होने की वजह से कोई खास उसे अटेंशन भी नहीं दे रहा था। हाँ, कुछ नोबल लेडीज जैसी लगने वाली विमेन ने उसे पार्टी के बाद ड्रिंक के लिए अपने घर इनवाइट किया। ड्यूक ने सबको पोलाइटली मना कर दिया। उन औरतों के साथ जाने का उसे कोई शौक नहीं था, खासकर जब वो उन्हें ओवरपावर भी नहीं कर सकता था। डांस शुरू होते ही ड्यूक चुपचाप निकल गया। उसे पता था कोई उसकी कमी नोटिस नहीं करेगा। उसे विवियन का मैसेज मिल चुका था। कल वो हार्बर सिटी पहुंच रही थी। थॉर्न होली टावर थोड़ा दूर था और विवियन फ्लोटिंग एयरशिप से आ रही थी। सफर में लगभग 2 घंटे लगने वाले थे। विवियन ने रिसेंटली सेकंड क्लास विजर्ड अप्रेंटिस का ब्रेक थ्रू किया था और काफ़ी बिजी थी। फिर भी उसने ड्यूक से मिलने के लिए 2 रेयर दिन की छुट्टी ली थी। जब ड्यूक निकला तब हार्बर सिटी अपने पीक पर था, सबसे ज्यादा भीड़ और रोशनी। सड़कों पर कम कपड़ों में फीमेल विजर्ड्स घूम रही थीं। चलते चलते ड्यूक को काउंटलेस इनविटेशंस मिल रही थीं। कुछ फीमेल विजर्ड्स उसे ऐसे देख रही थीं जैसे भूखी भड़िए, जैसे वो उसे वहीं सड़क पर ही निगल लेना चाहती हों। ड्यूक लगभग भागते हुए वहां से निकला।
जब वो वापस इन पहुंचा तो उसके कपड़ों और बदन पर अलग-अलग परफ्यूम्स की मिक्स्ड खुशबू चिपकी हुई थी। ये सब उन औरतों की वजह से था जो सड़कों पर उसे मिली थीं, बेझिझक उसका हाथ पकड़ लेतीं, बाजू में लटक जातीं और ज़बरदस्ती ड्यूक को थोड़ा फन करने के लिए ले जाना चाहती थीं। वापस जाते हुए कुछ नैरो एलीज से गुजरते वक्त ड्यूक को अंदर से आने वाली हल्की हल्की सांसें और दबी हुई आवाज़ें सुनाई देती रहीं। और ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। इससे साफ था कि हार्बर सिटी में ये सब बिल्कुल कॉमन था। लोग बिना किसी रोक टोक के अपनी डिज़ायर्स को इंडल्ज करते थे। इन पहुंचते ही ड्यूक सीधा बाथरूम गया और अच्छी तरह से नहाया ताकि बॉडी पर चिपकी हुई सारी अजीब सी फ्रेग्रेंसेस धुल जाएं। वो किसी भी अननेसेसरी ट्रबल को इनवाइट नहीं करना चाहता था। उसकी और विवियन की पहले ही बात हो चुकी थी कि अगले दिन सुबह मैजिक पोशन एसोसिएशन के एंट्रेंस पर मिलना है ताकि दोनों साथ मिलकर मैजिक फार्मासिस्ट अप्रेंटिस असेसमेंट दे सकें। विवियन ने भी मैजिक पोशन पढ़ा हुआ था, भले ही ड्यूक जितना डीपली स्पेशलाइज ना हो। थॉर्न होली टावर में मैजिक पोशन और एल्केमी मैंडेटरी सब्जेक्ट्स थे, हर विज़र्ड अप्रेंटिस के लिए ज़रूरी। सुना गया था कि मैजिक पोशन एसोसिएशन का असेसमेंट कई घंटे चलता है। जब विवियन ने सुना कि ड्यूक एग्जाम देने जा रहा है तो उसने भी ट्राई करने का फैसला कर लिया। उसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, बस एक ट्राई इट आउट माइंडसेट के साथ आई थी। सुबह सूरज की रोशनी समुद्र के काले बादलों को चीरती हुई हार्बर सिटी पर पड़ी, जैसे शहर ने रात की नींद से आंखें खोल दी हों। ड्यूक मैजिक पोशन एसोसिएशन के एंट्रेंस पर खड़ा था। उसने अभी-अभी विज़र्ड्स मार्क से विवियन से कांटेक्ट किया था। वो ऑलरेडी हार्बर सिटी पहुंच चुकी थी और रास्ते में थी। ड्यूक? पीछे से विवियन की आवाज़ आई, हमेशा की तरह थोड़ी कूल लेकिन खुशी से भरी हुई। ड्यूक ने मुड़कर देखा। विवियन एक पेल गोल्ड ड्रेस में खड़ी थी। धूप उस पर पड़ रही थी और वो पूरी तरह चमक रही थी। साफ था कि उसने खास तैयारी की थी। मेकअप काफ़ी डेलिकेट था, बिल्कुल ओवर नहीं, और एक यंग गर्ल की नेचुरल यूथफुल ऑरा को परफेक्टली हाईलाइट कर रहा था। लॉन्ग टाइम नो सी। ड्यूक के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। ये जेन्युइन खुशी उसे काफ़ी टाइम बाद महसूस हुई थी। विवियन को देखकर उसके लंबे समय से तने हुए नर्व्स थोड़े रिलैक्स हो गए। तुम काफ़ी बदल गए हो। विवियन ने एक नज़र में ड्यूक को स्कैन किया, फिर आगे बढ़कर उसका थोड़ा सा बिखरा कॉलर भी ठीक कर दिया। ड्यूक सुबह जल्दी निकल आया था, छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। ज़्यादा कुछ नहीं बदला, ड्यूक हंसकर बोला। ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए हो। दोनों साथ चलने लगे, बातें करते हुए। इतने टाइम बाद मिलने पर जैसे बातों का सिलसिला ही खत्म नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस जानने के लिए बेचैन थे, जैसे हर एक चीज़ एक दूसरे के दिमाग में भर देना चाहते हों। मैजिक पोशन अप्रेंटिस असेसमेंट की रजिस्ट्रेशन काफ़ी स्मूथली हो गई। थॉर्न होली टावर और ब्लैक सेल की आइडेंटिटीज़ होने की वजह से प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं हुई। असेसमेंट टोटल 6 घंटे का था और हर कैंडिडेट को अलग-अलग रूम में टेस्ट देना था। एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। 1. रिटन टेस्ट, 2. मैजिक पोशन एक्सपेरिमेंट। ड्यूक एक छोटे से रूम में एंटर हुआ। रूम की सीलिंग से हंड्रेड्स ऑफ सिल्वर वाइट कैंडल्स हवा में तैर रही थीं, जो पूरी जगह को रोशन कर रही थीं, न ज़्यादा ब्राइट न ज़्यादा डिम। एग्जाम सुपरवाइज करने वाला एक मिडिल एज्ड आदमी था, मॉड। उसने ड्यूक को एक बड़ा सा पार्चमेंट दिया। पार्चमेंट पर क्वेश्चंस भरे पड़े थे, सारे के सारे मैजिक पोशन से रिलेटेड, और सब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। कई क्वेश्चंस इतने लंबे थे कि सिर्फ उनका डिस्क्रिप्शन ही 1000 वर्ड्स के आसपास था। ड्यूक का सर थोड़ा सा सुन हो गया। शुरू में वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था, लेकिन पेपर देखते ही उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया। टोटल पेपर 1000 मार्क्स का था। पास होने के लिए कम से कम 600 मार्क्स चाहिए थे। टाइम 3 आवर्स। ड्यूक को पता था कि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करना नामुमकिन था, अब बस बेस्ट देना था। पेपर मैजिक पोशन के हर पॉसिबल एस्पेक्ट को टच कर रहा था। बीच बीच में एल्केमी का बेसिक नॉलेज भी पूछा गया था। ड्यूक के दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा था, ये एग्जाम सच में मैजिक फार्मासिस्ट अप्रेंटिस के लिए ही है या कुछ ज़्यादा ही ओवरकिल है। उसने क्विल उठाया और लिखना शुरू कर दिया।
पार्चमेंट पर क्विल की हल्की हल्की स्क्रैचिंग आवाज गूंज रही थी। पिछली जिंदगी के एग्जाम एक्सपीरियंस की वजह से ड्यूक को अच्छी तरह पता था, टारगेट ये नहीं था कि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं, बल्कि मैक्सिमम पॉइंट सिक्योर करना था। जैसे ही वो रिदम में आया, वो फेमिलियर एग्जाम मोड वापस आ गया। उसकी आंखें लगातार पेपर स्कैन कर रही थीं। जो क्वेश्चंस फेमिलियर थे, उनके आंसर्स पहले लिखे। जो समझ नहीं आ रहे थे, उन पर निशान लगा दिया। जो ज्यादा टाइम लेने वाले थे, उन्हें अलग मार्क कर दिया। पहले पूरा पेपर फास्ट स्किम करके इजी क्वेश्चंस निपटा दिए, ताकि गारंटीड मार्क्स हाथ से ना जाएं। 3 घंटे में सब कुछ कंप्लीट करना इम्पॉसिबल था, इसलिए टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट था। फिर उसने मीडियम डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस उठाए और एक-एक करके उन्हें सॉल्व करना शुरू कर दिया। जो बिल्कुल नहीं आते थे, उन्हें बिना सोचे स्किप कर दिया। हर सेकंड के साथ क्विल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 3 घंटे बाद 5 मिनट पर काफ़ी आंसर्स भर चुके थे। मॉड ने ड्यूक का पेपर लिया और उसे बाहर खड़े एक और विज़र्ड को दे दिया, मार्किंग के लिए। फिर सेकंड पार्ट शुरू हुआ, मैजिक पोशन एक्सपेरिमेंट। मॉड ने एक एनवेलप खोला, उसमें से एक छोटा सा कार्ड निकालकर ड्यूक के टेबल पर रखा और बोला, यहाँ 7 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी पोशंस हैं। तुम इनमें से किसी एक को अपने असेसमेंट के लिए चूज कर सकते हो। ड्यूक ने कार्ड पर नजर डाली। सब काफी कॉमन सेकेंडरी पोशंस थे। अगर इनमें से एक भी पोशन ऐसा ना हो जो वो बना सके, तो आगे असेसमेंट देने का कोई मतलब नहीं था। उसकी नज़र बेसिक मैजिक रिकवरी पोशन और स्टारलाइट मेडिटेशन पोशन पर पड़ी। दोनों ही वो पहले मास्टर कर चुका था। आई चूज बेसिक मैजिक रिकवरी पोशन, ड्यूक ने डिसाइड करते हुए कहा। स्टारलाइट मेडिटेशन पोशन जो उसने पहले रिफाइन की थी, उसमें ह्यूमन फेस्ड स्नेल मेन इंग्रेडिएंट था। प्रोसेस थोड़ा अलग था। यहाँ मैजिक पोशन एसोसिएशन डेफिनेटली गल ग्रास यूज करने वाली थी, इसलिए रिस्क लेने के बजाय ड्यूक ने सेफर ऑप्शन चूज किया। मॉड 2 सेट्स ऑफ मटेरियल्स ले आया, मतलब 2 अटेम्प्ट्स। अगर दोनों अटेम्प्ट्स फेल हो जाते तो असेसमेंट फेल। मैजिक पोशन एक्सपेरिमेंट में फेल होने का मतलब था कि चाहे रिटन टेस्ट कितना भी अच्छा गया हो, ओवरऑल असेसमेंट फेल। और फेल होने पर ड्यूक को 3 महीने वेट करना पड़ता, तुरंत रीअप्लाई नहीं कर सकता था। आखिर मैजिक पोशन एसोसिएशन को भी असेसमेंट कंडक्ट करने का खर्चा उठाना पड़ता था। चैप्टर 124 असेसमेंट पास्ड। बेसिक मैजिक रिकवरी पोशन के मटेरियल्स जल्दी ही रूम में ला दिए गए। साथ ही साथ सारे एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स भी सेट कर दिए गए। मॉड ने ड्यूक से ये भी पूछा कि क्या उसे एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट के साइज या मटेरियल को लेकर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है। ड्यूक ने एक नज़र सब पर डाली। टूल्स बिल्कुल सफिशिएंट थे, इसलिए उसने मना कर दिया और कुछ नहीं चाहिए था। प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद ड्यूक ने मॉड को इन्फॉर्म किया और मैजिक पोशन रिफाइन करना शुरू कर दिया। मॉड हाथ में एक छोटी सी बुकलेट लिए साइड में खड़ा रहा, बीच बीच में कुछ नोट करता जाता। ड्यूक पूरी कंसंट्रेशन के साथ रिफाइनिंग प्रोसेस फॉलो कर रहा था। उसकी प्रोफिशिएंसी कब की मैक्स हो चुकी थी। हर स्टेप उसके लिए बिल्कुल नेचुरल और फेमिलियर था। अब उसके लिए पोशन फेल होने के चांसेस लगभग 0 थे। अगर कभी फेलियर होता भी तो वो या तो मटेरियल्स की वजह से होता या फिर एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट के इशू की वजह से, उसकी स्किल की वजह से नहीं। एक्सपेरिमेंटल असेसमेंट टोटल 3 घंटे का था, लेकिन ड्यूक ने 1 घंटे से भी कम टाइम में बेसिक मैजिक रिकवरी पोशन सक्सेसफुली रिफाइन कर ली। मॉड ने तुरंत इंस्पेक्शन किया, फिर बुकलेट में काफ़ी डेटा रिकॉर्ड किया और इस पोशन वायल को सील करके आर्काइव के लिए रख दिया। क्वालिफाइड। मॉड का ये एक शब्द ही काफ़ी था। ड्यूक का मैजिक पोशन एक्सपेरिमेंट पास हो चुका था। अब बस रिटन टेस्ट के रिजल्ट पर डिपेंड करता था। अगर उसके 600 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए तो मैजिक फार्मासिस्ट अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन भी क्लियर हो जाती। क्योंकि ड्यूक ने एक्सपेरिमेंट जल्दी कंप्लीट कर लिया था, इसलिए जब वो रूम से बाहर आया तब तक रिटन टेस्ट के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए थे। पेपर चेक करना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन फेयरनेस इंश्योर करने के लिए ग्रेडिंग प्रोसेस में काफ़ी फॉर्मल स्टेप्स होते थे, ताकि किसी भी तरह का चीटिंग या बायस ना हो। लगभग आधे घंटे के बाद ड्यूक का स्कोर आ गया, 727 पॉइंट्स। एक डिसेंट स्कोर, ना बहुत आउटस्टैंडिंग ना ही खराब। ड्यूक ने हल्का सा साय लिया।
उसे लगा कि अभी भी उसकी एक्यूमुलेशन कम है। उसने सुना था कि कुछ एक्सेप्शनल विज़र्ड अप्रेंटिसेस 800-900 पॉइंट्स भी स्कोर कर लेते हैं। ऐसे लोग यूजुअली बचपन से ही मैजिक पोशन और एल्केमी के कांटेक्ट में रहते हैं। सालों की मेहनत होती है जिसे ड्यूक शॉर्ट टाइम में मैच नहीं कर सकता। स्किल ट्री होने के बावजूद भी एक्यूमुलेशन ज़रूरी होता है, पर ड्यूक का गोल हाई स्कोर नहीं था, बस पास होना था। इसलिए वो अपने रिजल्ट से काफ़ी सैटिस्फाइड था। थोड़ी देर बाद विवियन भी बाहर आ गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही लग रहा था कि सब ठीक गया। ड्यूक ने अपना रिजल्ट कार्ड हाथ में लेते हुए कहा, मैं मैजिक पोशन अप्रेंटिस असेसमेंट पास कर गया हूँ। विवियन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, मैं भी मैजिक पोशन असेसमेंट क्लियर कर गई हूँ। अब बस रिटन टेस्ट के रिजल्ट का वेट है। कुछ ही वक्त बाद विवियन का स्कोर भी आ गया, 652 पॉइंट्स। दोनों ने इस बार का मैजिक फार्मासिस्ट अप्रेंटिस असेसमेंट सक्सेसफुली पास कर लिया। इसके बाद मैजिक पोशन एसोसिएशन में काफ़ी प्रोसीजर्स हुए, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म्स, सिग्नेचर्स और स्पिरिचुअल पावर इम्प्रिंट वगैरह। आखिरकार दोनों को एक छोटा सा गोल्डन बैज मिला। बैज एक पोशन जार की शेप का था और उसके बैक पर ड्यूक का नाम एनग्रेव था। ब्लैक सेल बैज की तरह ये भी मैजिक पोशन एसोसिएशन का आइडेंटिटी प्रूफ था। इससे फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें ईजिली हैंडल हो सकती थीं। जब सारी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हुईं तब तक शाम हो चुकी थी। ज़्यादातर टाइम वेट करने, डॉक्यूमेंट साइन करने और वेरिफिकेशन में निकल गया। फिर भी मैजिक पोशन एसोसिएशन की इंटरनल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी थी। कम से कम सब कुछ एक ही आफ्टरनून में हो गया। दिनों का वेट नहीं करना पड़ा। मैजिक पोशन एसोसिएशन से बाहर निकलते ही ड्यूक और विवियन डिनर के लिए निकलने वाले थे। उन्होंने एक रेस्टोरेंट के बारे में सुना था, स्पाइसेस एंड हनी, जो काफ़ी डिलिशियस माना जाता था। पर तभी उनका सामना एक ब्लॉन्ड आदमी से हो गया। ड्यूक को वो थोड़ा पहचाना सा लगा, शायद कल वाली मैजिक पोशन एसोसिएशन मीटिंग में देखा था। विवियन, तुम यहाँ भी? ब्लॉन्ड आदमी थोड़ा शॉक्ड और एक्साइटेड लग रहा था। तुमने बताया क्यों नहीं? तुम तो सीधा हमारे टेलीपोर्टेशन एरे का यूज़ कर सकती थी, एयरशिप लेने की ज़रूरत नहीं थी। उसका नाम बेल था। बेल भी थॉर्न होली टावर का विज़र्ड अप्रेंटिस था और एक प्योर ब्लड मेज फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी नज़र जल्दी ही ड्यूक पर पड़ी, जो विवियन के साथ खड़ा था। बहुत पोलाइटली उसने पूछा, विवियन, ये कौन है? मेरा फियोंसे, ड्यूक, विवियन ने बिना हिचकिचाहट के कहा। कहते हुए उसने ड्यूक का हाथ पकड़ ली और अपना बाजू उसके साथ लिंक कर ली। ये सिर्फ बहाना नहीं था, ये उसके दिल की बात थी। बेल ने अपना कंपोजर मेंटेन करने की कोशिश की। ड्यूक की आइडेंटिटी को लेकर कई पॉसिबिलिटीज सोची, लेकिन जब विवियन ने इतनी ओपनली और कॉन्फिडेंटली ड्यूक को फियोंसे बोला, वो थोड़ा हिला सा रह गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, फियोंसे, तुमने कभी बताया ही नहीं, तुम्हें बताने की ज़रूरत ही क्या है? विवियन की आंखों में ठंडी सी चमक आ गई, बिल्कुल उसके फीमेल नाइट वाले दिनों जैसी। साइड हो जाओ, हम जा रहे हैं। विवियन की डिस्प्लीज होने पर बेल सिर्फ साइड हो सकता था। जाते जाते उसने फिर पूछा, ब्रदर ड्यूक कौन सी विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशन से हैं? ब्लैक सेल। ड्यूक ने बस इतना कहा और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। ब्लैक सेल। बेल ने धीरे से नाम दोहराया, ड्यूक और विवियन को जाते हुए देखते हुए। आंखों में कुछ गहरी सोच चमक रही थी, जो वो बोल नहीं पाया। ड्यूक और विवियन स्पाइसेस एंड हनी पहुंचे, एक रेस्टोरेंट जो खासकर डिज़र्ट्स के लिए फेमस था। विवियन काफ़ी टाइम से यहाँ आना चाहती थी, पर पहले कभी टाइम नहीं मिला। उन्होंने एक बड़ी सी टेबल भर के ऑर्डर दिया, बीफ डिशेस, मैजिकल बीस्ट मीट और तरह तरह के डिज़र्ट्स। साथ ही फायर ड्रैगन विस्की के 2 ग्लास भी मंगवाए। फायर ड्रैगन विस्की यहाँ की एक और स्पेशलिटी थी। एक जायंट ग्लास में विस्की होती थी और उसके अंदर एक छोटा सा फायर ड्रैगन फ्लेम उगलता हुआ दिखता था। ऑब्वियसली ये सिर्फ मैजिक ट्रिक्स का इफेक्ट था, कोई रियल क्रीचर नहीं। पेट भर के खाना खाने के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि थोड़ा घूम कर देखें। आखिर हार्बर सिटी में ऐसा क्या है जो इतने लोग यहाँ मज़े करने आते हैं। ड्यूक ने नोटिस किया कि जब से विवियन ने उसका हाथ पकड़ा रखा था, उसे काफ़ी कम ट्रबल फेस करना पड़ रहा था। अब नोबल लेडीज़ उसे अपने घर इनवाइट नहीं कर रही थीं। ज़्यादा से ज़्यादा वो उसे 2-4 बार देख लेती थीं, लेकिन विवियन को देखते ही पीछे हट जाती थीं। विज़र्ड अरीना जल्दी शुरू होने वाली है, टिकट सिर्फ 5 मैजिक स्टोन्स के। आगे एक भारी बॉडी वाला आदमी टिकट्स का बंडल पकड़े चिल्ला रहा था।
उसके पीछे कुछ और मस्कुलर आदमी भी वैसे ही आवाज लगा रहे थे। उनके पीछे एक अजीब सा बड़ा दरवाजा था, बिल्कुल एक जायंट बीस्ट के मुंह जैसा, जिसके चारों तरफ तेज दांत बने हुए थे। दरवाजे के अंदर अंधेरा था, सिर्फ भड़कती हुई आग दिखती थी। अगर गर्मी महसूस ना होती तो कोई भी सोचता कि ये असली आग है। ग्लैडिएटोरियल अरीना, ड्यूक ने धीरे से कहा। वो इस विज़र्ड अरीना से थोड़ा फेमिलियर था, पुराने ज़माने के स्लेव अरीनास की तरह, बस फ़र्क इतना था कि यहाँ स्टेज पर आमतौर पर विज़र्ड्स होते थे। चैप्टर 125 विज़र्ड अरीना। विज़र्ड अरीना का मेन अट्रैक्शन होता है विज़र्ड्स के बीच कॉम्बैट, या फिर विज़र्ड्स और वेरियस मैजिकल क्रीचर्स और डीमंस के बीच ब्लडी बैटल्स। यहाँ का कंटेंट काफ़ी रियलिस्टिक और ब्रूटल होता है, इसीलिए हार्बर सिटी के लोगों के लिए ये एक रेयर और थ्रिलिंग एंटरटेनमेंट बन चुका था। यहाँ के टिकट्स भी काफ़ी सस्ते थे, सिर्फ 5 मैजिक स्टोन्स। लेकिन असल कमाई टिकट से नहीं बल्कि बेटिंग से होती थी। अरीना को डर इस बात का नहीं होता था कि लोग जीतेंगे, बल्कि इस बात का होता था कि लोग बेट ही ना करें। इसीलिए टिकट प्राइस जानबूझकर कम रखा गया था। ड्यूक को अंदर जाकर देखने में इंटरेस्ट था, क्योंकि उसका मेन गोल था विज़र्ड्स के कॉम्बैट स्टाइल्स ऑब्जर्व करना। उसने कभी भी रियल विज़र्ड्स के बीच फाइट्स ज़्यादा नहीं देखी थीं, और इस एरिया में उसका एक्सपीरियंस काफ़ी कम था। विवियन भी इसी वजह से इंटरेस्टेड थी। थॉर्न होली टावर में अभी रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए ये जगह परफेक्ट थी लर्निंग के लिए। दोनों ने अपनी जर्नी बेसिक नाइट्स ब्रीदिंग टेक्निक से शुरू की थी, और उनके पास ऑलरेडी काफ़ी कॉम्बैट एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो सिर्फ थियोरी नहीं, एक्चुअल बैटलफील्ड टेक्निक्स पर ज़्यादा फोकस करते थे। ड्यूक ने 2 टिकट्स खरीदे और दोनों फ्लेम गेट के अंदर एंटर हो गए। फ्लेम गेट के बाद एक लंबा कॉरिडोर था, जिसके वॉल्स पर विज़र्ड्स और डीमंस के बीच हुई पुरानी बैटल्स के म्यूरल्स बने हुए थे। कॉरिडोर के बाद एक रेस्ट लाउंज था, जहां छोटी-छोटी सोफाज रखी हुई थी ताकि लोग बैठकर आपस में बातें कर सकें। साइड में एक बार भी था, जहां बारटेंडर्स बिजी थे। कुछ ग्लासेस से आग की लपट निकल रही थी, तो कुछ से स्नोफ्लेक्स गिर रहे थे। ड्यूक ने 2 स्पेशल आइस एंड फायर वाइन्स ऑर्डर की और ग्लासेस उठाकर लाउंज से होते हुए विज़र्ड अरीना की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने एक बड़ा सा दरवाज़ा क्रॉस किया, उनका व्यू अचानक पूरी तरह खुल गया। उनके सामने एक एंडलेस प्रेरी जैसा सीन था। दूर दूर तक घास और होराइजन पर माउंटेन्स दिख रहे थे। ये जगह सच में इतनी बड़ी थी या कोई इल्यूजन, ये कहना मुश्किल था। प्रेरी के बीच एक जाइगैंटिक अरीना बना हुआ था, जिसका डिज़ाइन बहुत एंशिएंट लग रहा था, जैसे हज़ारों साल पुरानी कोई स्ट्रक्चर हो। ड्यूक और विवियन लंबी स्टेयर्स चढ़कर अरीना के ऊपर तक गए। नीचे देखकर ड्यूक सच में हैरान रह गया। अरीना की कैपेसिटी कम से कम 2 लाख लोगों की लग रही थी, और बीच में एक मैसिव फाइटिंग ग्राउंड था। इस वक्त लगभग 5-6 हज़ार लोग ही बैठे थे, जो टोटल सीट्स का बस एक छोटा सा हिस्सा था। दोनों नीचे की तरफ आए और फाइट ग्राउंड के करीब वाली सीट्स चुनी, जहां से व्यू ज़्यादा क्लियर था और लोग भी कम थे। अरीना के चारों ओर विच एरे लगा हुआ था, इसीलिए ऑडियंस को कोई डेंजर नहीं था। अरीना के बीच एक थोड़ा पतला गंजा आदमी नंगा अपर बॉडी के साथ जोर से चिल्लाया, लेडीज एंड जेंटलमैन, विज़र्ड अरीना में आप सबका स्वागत है। आज का एपेटाइजर है लेवल 1 मेज नावी वर्सेस लेवल 1 मैजिकल बीस्ट मूनलाइट वुल्फ। फिर वो और जोर से बोला, मूनलाइट वुल्फ की कॉम्बैट पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए आज का वेदर स्पेशली फुल मून रखा गया है। फुल मून बोलते वक्त उसने शब्द को काफी खींचकर बोला, जैसे अपनी लंग कैपेसिटी शो कर रहा हो। उसके बोलते ही इस स्पेस का आसमान बदलने लगा। बादल धीरे धीरे हट गए और एक पूरा चांद निकला जो सॉफ्ट रोशनी फैला रहा था। मूनलाइट वुल्फ काफ़ी पावरफुल लेवल 1 मैजिकल बीस्ट होता है। फुल मून के टाइम इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। विवियन ने तुरंत अपनी नॉलेज से याद करके बताया। ड्यूक को मूनलाइट वुल्फ के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि उसने लेवल 1 बीस्ट पर ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी। तब गंजा आदमी फिर जोर से चिल्लाया, बेटिंग शुरू, बेटिंग शुरू। अपने टिकट्स का यूज़ करके मैजिक स्टोन्स डालिए उस साइड में जहां आप बेट लगाना चाहते हैं।
ड्यूक ने अपना टिकट ध्यान से देखा। लेफ्ट साइड पर एक मेल विज़र्ड बना हुआ था और राइट साइड पर मूनलाइट वुल्फ। दोनों साइड्स पर एक ब्लैक वॉर्टेक्स बना हुआ था। मैजिक स्टोन्स वॉर्टेक्स के अंदर डालने का मतलब होता था बेट प्लेस करना। अगर बेट जीत गई तो वॉर्टेक्स सीधा टिकट के साथ मैजिक स्टोन्स उगल देता था। विज़र्ड एरिना के रेगुलर गैम्बलर्स के लिए ब्लैक वॉर्टेक्स से पागल की तरह मैजिक स्टोन्स निकलना एक एडिक्टिव फीलिंग थी, लेकिन जीत हार तो चलती रहती थी। रोज ही कई लोग यहाँ बैंकरप्ट हो जाते थे। ड्यूक हैवी बेटिंग के मूड में नहीं था। उसका मेन गोल सिर्फ ऑब्जर्व और सीखना था। ड्यूक ने नावी की इन्फॉर्मेशन पढ़ी। नावी एक लेवल 1 क्रिस्टलाइज्ड विज़र्ड था, जो लेवल 1 मेजेस के बीच का काफ़ी पावरफुल माना जाता है। लेवल 1 मेज को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है: गैसियस, लिक्विडेशन और क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइज स्टेज सबसे ऊपर होती है और स्ट्रेंथ का डिफरेंस काफ़ी बड़ा होता है। टिकट पर नावी के प्रीवियस बैटल रिकॉर्ड्स भी लिखे थे। उसने पहले भी कई पावरफुल लेवल 1 मैजिकल बीस्ट्स को डिफीट किया था। वो विज़र्ड एरिना का स्लेव नहीं था, बल्कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए यहाँ आता था। तुम किसको सपोर्ट करोगी? विवियन ने पूछा। ड्यूक ने थोड़ा सोचकर कहा, मैं अभी भी नावी को फेवर करूंगा। फुल मून में मूनलाइट वुल्फ स्ट्रांग होता है, लेकिन एक क्रिस्टलाइज्ड विज़र्ड बिना प्रिपरेशन के यहाँ नहीं आता। उसके पास कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड जरूर होगा। विज़र्ड एरिना में मौत का मतलब रियल डेथ होता है, और एरिना कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। नावी ने पहले ही सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे थे। ऑड्स थोड़ी देर बाद स्टेबलाइज हो गए, 1.7 वर्सेस 1.5। लगभग ज्यादा लोग मूनलाइट वुल्फ पर बेट लगा रहे थे। ड्यूक ने थोड़ा कैलकुलेट किया, फिर 10 लेवल 1 मैजिक स्टोन्स बेट किए। विवियन ने भी सेम अमाउंट बेट किया। दोनों बस फन के लिए आए थे, सीरियसली पैसे कमाने के लिए नहीं। ड्यूक समझ गया कि अरीना का हाउस कट काफी ज्यादा है। अरीना कभी नुकसान में जाने वाला नहीं था। इंट्रो स्पीच के बाद नावी ईस्ट साइड से और मूनलाइट वुल्फ वेस्ट साइड से अरीना में एंटर हुए। मूनलाइट वुल्फ काफी इंटेलिजेंट लग रहा था। वो बिना जल्दबाजी के नावी को ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे समझ रहा हो कि आज रात का ओपोनेंट यही है। नावी पूरी तरह ब्लैक आर्मर में था। विज़र्ड से ज्यादा एक नाइट जैसा लग रहा था। ये मैजिक मेटल से बना है, विवियन ने तुरंत पहचान लिया। मैजिक मेटल बहुत महंगा होता है और उससे आर्मर बनाना तो और भी ज्यादा लग्जरियस। ये नावी एरिना में पैसे कमा रहा था। इसका मतलब था कि ये बंदा बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं था। चैप्टर 126 मैकेनिकल विज़र्ड। ग्लैडिएटोरियल अरीना के बीच जैसे ही गंजे आदमी ने एक अजीब सी चीख मारी, उसकी फिगर अरीना के एज पर बने होस्ट प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी। इसी के साथ ये बैटल ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। यही आदमी फाइट का कमेंट्री करेगा और अरीना के अंदर का एटमॉस्फेयर गर्म रखेगा। इस वक्त तक टिकट्स पर बेटिंग बंद हो चुकी थी। अगर ड्यूक का अंदाज़ा सही निकला तो उसे 17 मैजिक स्टोन्स मिलने वाले थे। मूनलाइट वुल्फ की बॉडी अचानक फ्लिकर हुई और उसकी जगह एक घोस्टली इमेज रह गई। अगली ही पल एक के बाद एक इल्यूजन्स बनने लगे। कुछ ही सेकंड्स में पूरा अरीना हंड्रेड्स ऑफ मूनलाइट वुल्फ रिफ्लेक्शन से भर गया। असली बॉडी का पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। नावी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके बॉडी पर चढ़ा मैजिक मेटल हिलने लगा, जैसे लिक्विड हो। वो मेटल बहते हुए उसके पास एक मैसिव शील्ड की शेप लेने लगा। इसी दौरान नावी की पीठ से 8 बड़े मेटल टेंटिकल्स निकल आए, बिल्कुल स्पाइडर लेग्स जैसे, जिनके एंड्स बेहद तीखे थे और खतरनाक चमक रहे थे। मैकेनिकल विज़र्ड, विवियन ने धीरे से कहा। ये ड्यूक का पहली बार किसी मैकेनिकल विज़र्ड को सामने से देखना था। उसने पहले सिर्फ कहानियों में सुना था। कहते हैं ईस्ट कोस्ट पर मैकेनिकल विज़र्ड्स काफ़ी डेवलप्ड होते हैं, जबकि वेस्ट कोस्ट पर ये काफ़ी रेयर साइट होते हैं। तभी मूनलाइट वुल्फ अचानक नावी के साइड में अपीयर हुआ, बिल्कुल उस जगह जहां मेटल जायंट शील्ड प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसने अपने बड़े तीखे क्लॉज से पूरी ताकत के साथ वार किया। मूनलाइट वुल्फ के क्लॉज लगभग आधा मीटर लंबे थे। अगर हिट लग जाता तो नेवी वहीं के वहीं 2 टुकड़ों में कट जाता, लेकिन नेवी की बॉडी पर मैजिक मेटल तुरंत बहने लगा और एक छोटा शील्ड बनाकर अटैक को जस्ट इन टाइम ब्लॉक कर लिया।
नेवी की रिएक्शन स्पीड हैरान कर देने वाली थी। वो लगातार स्पिरिचुअल पावर से सराउंडिंग्स को मॉनिटर कर रहा था। ड्यूक तो मूनलाइट वुल्फ की मूवमेंट देख भी नहीं पा रहा था। ये समझ आ गया कि ऐसे मैजिकल बीस्ट्स के अगेंस्ट सिर्फ आंखों पर भरोसा करना काफ़ी नहीं होता। या तो परसेप्शन टेक्निक्स चाहिए या कोई और डिटेक्शन मेथड, वरना रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। जैसे ही नेवी ने एम्बुश ब्लॉक किया, उसके पीछे के मेटल स्पाइडर लेग्स भी मूव हो गए, इतनी स्पीड से कि उनका मूवमेंट दिखाई ही नहीं दिया। लोगों को समझ आने से पहले ही ये स्पाइडर लेग्स मूनलाइट वुल्फ की बॉडी को पियर्स कर चुके थे, जैसे बिना किसी प्रोसेस के टेलीपोर्ट हो गए हों। मूनलाइट वुल्फ की बॉडी से खून भी नहीं निकला। उसकी बड़ी सी बॉडी स्टारलाइट के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। अगली ही पल मूनलाइट वुल्फ किसी और एंगल से फिर अपीयर हुआ और एक और ट्रिकी पोजीशन से अटैक करने की कोशिश की। नेवी बिल्कुल अनबॉदर्ड लग रहा था। उसका मैजिक मेटल जैसे अपनी खुद की कॉन्शियसनेस रखता हो, ऑटोमेटिकली अटैक और डिफेंस एग्जीक्यूट कर रहा था, वो भी अनबिलीवेबल स्पीड के साथ। हर फील्ड एम्बुश के साथ मूनलाइट वुल्फ का एक और स्पेक्ट्रल इमेज गायब हो जाता। नेवी का अप्रोच काफी रिलैक्स था। लग रहा था वो मूनलाइट वुल्फ को पहले थकाना, फिर डिसाइसिव मूव लेना चाहता हो। 10 मिनट बाद अरीना में सिर्फ 30 के आसपास इल्यूजन्स बचे थे। मूनलाइट वुल्फ अब काफी कॉशियस हो चुका था। वो नेवी के पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मेटल स्पाइडर लेग्स का प्रेशर उस पर भारी पड़ रहा था। आखिरकार नेवी ने जैसे डिसाइड कर लिया कि बस काफी हो गया। उसने हाथ हिलाया और उसके बॉडी से मैजिक मेटल के छोटे टुकड़े उड़ने लगे। ये टुकड़े हवा में तैरते हुए बहुत तेजी से नीडल लाइक शेप्स बनाने लगे। एक एंड बिल्कुल रेजर शार्प था, जबकि दूसरा एंड फूल की तरह खुल गया। अंदर टेंस ऑफ थाउजेंड्स बारीक मेटल स्टेमन्स छुपे हुए थे। नेवी ने हाथ घुमाया, अगली ही पल ये फ्लावर्स बिजली की तरह शूट हुए, अरीना में बची हुई सारी मूनलाइट वुल्फ इल्यूजन्स की तरफ। कुछ सेकंड्स के अंदर हर इल्यूजन बबल की तरह फूट गया और हर जगह हवा में एक एक मेटल फ्लावर तैरता रह गया। तब मूनलाइट वुल्फ का ट्रू बॉडी दिखाई दिया। उसके लेफ्ट फोर पॉ पर एक गहरी चोट थी, जहां से खून लगातार टपक रहा था। नेवी का मैजिक मेटल लिमिटेड था। वो सब इल्यूजन्स एक साथ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने पहले उन्हें एग्जॉस्ट किया, फिर एक एक करके तोड़ दिया। उसे असली मूनलाइट वुल्फ की एग्जैक्ट लोकेशन जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही इल्यूजन्स खत्म हुए, असली बॉडी खुद ब खुद सामने आ गई। इस वक्त भी हवा में मेटल फ्लावर्स घूम रहे थे, लगातार स्पिन कर रहे थे। दिखने में वो काफी ब्यूटीफुल लग रहे थे, लेकिन मूनलाइट वुल्फ के लिए वो सिर्फ मौत के हथियार थे। मूनलाइट वुल्फ अब ऑलमोस्ट कॉर्नर्ड हो चुका था। वो नेवी के पास नहीं आ सकता था। मैजिक मेटल उसे परफेक्ट प्रोटेक्शन दे रहा था और काउंटर अटैक्स इक्वली लीथल थे। आऊ! मूनलाइट वुल्फ ने आसमान की तरफ हाउल किया। पूरा चांद चमका और एक मूनलाइट बीम सीधा उस पर आ गिरी। ये इसका ब्लड लाइन अवेकनिंग है, विवियन ने एक्सप्लेन किया। इससे मूनलाइट वुल्फ की पावर काफी बढ़ जाती है और हो सकता है एंसेस्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन भी ट्रिगर हो जाए। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ एक पल का था, वरना नेवी कभी भी मूनलाइट वुल्फ को मून का ब्लेसिंग लेने नहीं देता। मूनलाइट के साथ ही मूनलाइट वुल्फ का बॉडी सिल्वरी ग्लो से चमक उठा। फिर वो मूव हुआ। उसकी स्पीड अचानक कई गुना बढ़ गई। एक ब्लिंक में वो नेवी के सामने आ गया और अपने शार्प क्लॉज से हॉरिजॉन्टल स्लैश मारा, सीधा हेड को उड़ाने के लिए। क्लॉज नेवी पर सॉलिड हिट हुए। लग रहा था जैसे नेवी रिएक्ट ही नहीं कर पाया। जबरदस्त फोर्स से उसका अपर बॉडी डिस्टॉर्ट हो गया, सिर एक अजीब एंगल पर लटक गया, लेकिन कोई खून नहीं निकला। अगली ही पल नेवी का बॉडी जमीन पर मेटालिक लिक्विड के पडल में पिघल गया। स्पीड इंक्रीज्ड बाय 6.7 टाइम्स, एक आवाज ऊपर से आई। सबने ऊपर देखा। नेवी हवा में फ्लोट कर रहा था, एक मेटल फ्लावर पर खड़ा हुआ और कैलकुलेशन करते हुए कुछ मटर कर रहा था। कंक्लूजन रीच्ड, सो बी इट। उसकी उंगलियां हिलने लगी। नीचे के मेटल फ्लावर्स सिस्टमैटिक तरीके से अरीना में अपनी पोजीशंस लेने लगे। मूनलाइट वुल्फ की स्लिट आइज उन फ्लावर्स को फॉलो कर रही थीं। उसके इंस्टिंक्ट्स चीख रहे थे, ये जगह खतरनाक है।
बिना सोचे समझे मूनलाइट वुल्फ ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मूव हुआ, एक मेटल फ्लावर ब्लेड की तरह कट करता हुआ आया। मूनलाइट वुल्फ ने नैरोली डॉज कर लिया, लेकिन अगले ही पल फ्लावर के अंदर से हजारों तीखी नीडल्स फूट पड़ी। सभी नीडल्स सीधा मूनलाइट वुल्फ के बॉडी में घुस गईं। मूनलाइट वुल्फ ने दर्द से दांत भींच लिए और अपनी मसल्स को जोर से कॉन्ट्रैक्ट करके नीडल्स को पूरी तरह घुसने से रोक लिया। वो किसी तरह नीडल्स को बॉडी के अंदर ही पकड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन उसकी पीठ बिल्कुल पोर्क्यूपाइन जैसी हो गई थी और खून बह रहा था। ब्लूम! हवा में से नेवी की हल्की सी आवाज आई, जैसे मूनलाइट वुल्फ की डेथ सेंटेंस सुना रहा हो। अरीना के अंदर मेटल फ्लावर्स ने मूनलाइट वुल्फ के सारे एस्केप रूट्स सील कर दिए। डजन्स एंड मेटल फ्लावर्स खुल गए और हर फूल से निकली हुई मेटल स्टेमन्स मूनलाइट वुल्फ को पूरी तरह मेटल के तूफान में लपेटने लगी। चैप्टर 127 स्पारिंग। ग्लैडिएटोरियल अरीना के बीच मूनलाइट वुल्फ जमीन पर पड़ा हुआ था, बिल्कुल बेजान सा लग रहा था। नेवी सीधा नीचे लैंड हुआ और मूनलाइट वुल्फ के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी अचानक मूनलाइट वुल्फ उठ खड़ा हुआ। अरीना में कई लोगों ने एक साथ सांस खींच ली। सबको लगा कि नेवी मूनलाइट वुल्फ के जाल में फंस गया है। जैसे ही लोग ये देखने की उम्मीद करने लगे कि नेवी अब टुकड़ों में चीरा जाएगा, नेवी ने एक अनएक्सपेक्टेड काम किया। उसने हाथ बढ़ाकर मूनलाइट वुल्फ के सर पर थपथप की। मूनलाइट वुल्फ ने तुरंत अपना सर झुका लिया। अरीना में काफी लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। पूरा बॉडी मेटल स्पाइक से भरा हुआ, बिल्कुल पॉक्यूपाइन जैसा मूनलाइट वुल्फ नेवी के साथ इतना शांत और ओबीडियंट कैसे हो सकता है? नेवी ने इन मेटल स्पाइक्स का यूज करके मूनलाइट वुल्फ की लाश को कंट्रोल कर लिया। विवियन ने समझाया। मूनलाइट वुल्फ पहले ही मर चुका था। उसके बॉडी में इतनी मेटल स्पाइक्स घुसी हुई थीं कि जिंदा रहना पॉसिबल ही नहीं था। ड्यूक भी इस बात से सहमत था। मेटल स्पाइक्स मूनलाइट वुल्फ के पूरे शरीर में फैली हुई थीं, लगभग हर जगह भर चुकी थीं। अब ये मूनलाइट वुल्फ बस एक पपेट था। नेवी जो चाहे उससे करवा सकता था। तब गंजे आदमी ने फिर से अजीब सी चीख मारी और जोर से बोला, मैं विजेता घोषित करता हूँ, नेवी। पूरा अरीना एकदम फट पड़ा। कहीं जोरदार चीयर्स तो कहीं लोग गुस्से में अपना सीना पीट रहे थे। अरीना के अंदर नेवी का एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल था। उसने शांति से हाथ हिलाया और सारा मैजिक मेटल वापस अपने आर्मर में खींच लिया। पूरे बैटल के दौरान नेवी बिल्कुल रिलैक्स्ड रहा। मूनलाइट वुल्फ उसके लिए जरा भी प्रेशर नहीं बना। ये साफ था कि नेवी मूनलाइट वुल्फ को काफी अच्छी तरह समझता था। उसने बिना जल्दी के मिनिमम मैजिक पावर खर्च करके इस लेवल 1 मैजिकल बीस्ट को हैंडल और एलिमिनेट कर दिया। ड्यूक ने अपना टिकट देखा। ब्लैक वॉटेक्स से काले मैजिक स्टोन्स निकल रहे थे। टोटल 17 मैजिक स्टोन्स। विवियन को भी उतने ही मिले। दोनों ने कैजुअली स्टोन्स को अपने स्पेस रिंग्स में डाल लिया, जैसे कोई बड़ी बात ना हो। लेकिन अरीना के बाकी हिस्सों में सीन अलग था। कुछ लोगों के टिकट से इतने ज्यादा स्टोन्स निकल रहे थे कि छोटा सा पहाड़ बन गया था। सोचना मुश्किल था कि उन्होंने कितना बड़ा बेट लगाया होगा। कई लोग उस स्टोन के ढेर को लालच से देख रहे थे, लेकिन यहाँ किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। यहाँ ऐसी हरकत सीधी मौत को बुलाने जैसी होती। जिस आदमी के पास स्टोन्स का पहाड़ था, वो जोर जोर से हंस रहा था। थोड़ा पागल सा लग रहा था। जहाँ हंसी होती है, वहाँ आंसू भी होते हैं। काफी लोग अपनी सीट्स पर बेजान से बैठे थे, अपने बालों को पकड़कर खींच रहे थे, जैसे उनकी उंगलियां खोपड़ी में घुस जाएंगी। पूरा शरीर कांप रहा था। पूछने की जरूरत नहीं थी। ये वो लोग थे जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अब सब कुछ हार चुके थे, शायद भारी कर्जों के साथ। अरीना को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। आखिरकार अरीना कभी नहीं हारता। जल्द ही दूसरी फाइट शुरू हो गई। इस बार मुकाबला था 2 लेवल 1 लिक्विडेशन मेजेस के बीच। दोनों का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था और ऑड्स भी काफ़ी बैलेंस थे। इस बार ड्यूक ने बैटिंग नहीं की। उसे लगा थोड़ा सा दाव लगाने का कोई खास फायदा नहीं। वो ध्यान से बैटलफील्ड को ऑब्जर्व करने लगा, डिटेल्स को समझने की कोशिश में। इस फाइट में जानलेवा कॉम्बैट नहीं था। अक्सर अगर कोई सीरियसली इंजर्ड हो जाता तो वो कंसीड कर देता। आखिरकार ये लोग पैसे कमाने आए थे।
मरने के लिए नहीं, जीतो या हारो दोनों केस में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। मेजर्स इन बातों को समझते हैं। बिना पर्सनल दुश्मनी के कोई भी जान से लड़ने नहीं जाता। इन सर्कल्स में कुछ अनसेड रूल्स होते हैं। दोनों मेजर्स ज़्यादातर एलिमेंटल मैजिक यूज़ कर रहे थे। विजुअल इफ़ेक्ट्स काफ़ी फ्लैशी थे, पिछली फाइट से ज़्यादा इम्प्रेसिव। फायरबॉल्स, पानी की लहरें, बर्फ और बिजली लगातार ब्लास्ट हो रहे थे और ऑडियंस बार बार चीयर कर रही थी। अचानक ड्यूक को महसूस हुआ कि ये दोनों ज़्यादा एक्टिंग कर रहे हैं, एक्चुअल फाइट कम और परफॉर्मेंस ज़्यादा। उसका इंटरेस्ट तुरंत कम हो गया। उसे समझ आ गया कि ये दोनों शायद ग्लैडिएटोरियल अरीना से ही जुड़े हुए लोग हैं। ऐसी स्क्रिप्टेड फाइट से ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता, बस इतना आइडिया मिलता है कि फॉर्मल विज़र्ड्स के स्पेल्स कितनी पावर दिखा सकते हैं। उसने उनके स्पेल्स को ध्यान से देखा। ज़्यादातर 20-30% पावर के आसपास ही लग रहे थे। उसने अंदाज़ा लगाया कि एक फॉर्मल विज़र्ड का कैजुअल अटैक शायद एक राउंड टेबल नाइट के डिफेंस की लिमिट होता है। काफी देर तक चली घमासान के बाद मैच खत्म हुआ जब एक मेज ने खुद ही हार मान ली। उस पर लाइटनिंग स्पेल लगा था, रोब जली हुई थी और वो खून उगल रहा था। काफी बुरी हालत में लग रहा था। अरीना के बैटल्स लगातार चलते रहे। नए लोग आए, नए बेड्स लगे और जगह फिर से शोर शराबे से भर गई। विवियन, तुम भी यहाँ आई हो। बेल की आवाज़ पीछे से आई। उसकी आंखें सीधा विवियन पर टिकी हुई थीं। जैसे ही उसने ड्यूक को विवियन के पास देखा, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। ड्यूक ने मुड़कर देखा, लगता था बेल अभी अभी आया है और विवियन को देखते ही सीधा यहीं चला आया। थोड़ा सोचने पर ड्यूक को सब समझ आ गया। किसी ने बेल को बताया होगा कि विवियन यहाँ है और वो खास उसी के लिए भागता हुआ आया है। विवियन ने उसे इग्नोर किया, न मुड़कर देखा न बात की। बेल बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हुआ। वो आगे आकर बोला, तुम्हारा फियांसे भी यहाँ है। अरीना का शो काफी इम्प्रेसिव है और देखना चाहिए। न ड्यूक ने जवाब दिया न विवियन ने। बेल थोड़ा इरिटेट हुआ और बोला, ड्यूक ब्लैक सेल से है ना? सुना है ब्लैक सेल के विजर्ड्स कॉम्बैट में काफी स्ट्रांग होते हैं। क्यों ना हम थोड़ा स्पार कर ले? बेल, तुम कहना क्या चाहते हो? विवियन तुरंत गुस्से में बोली। उसकी आवाज ठंडी हो गई। बेल मुस्कुराता रहा और बोला, गलत मत समझना विवियन, बस फ्रेंडली स्पार है। मैं ड्यूक को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम एक फर्स्ट क्लास विजर्ड अप्रेंटिस हो और तुम सेकंड क्लास विजर्ड अप्रेंटिस के साथ स्पार करना चाहते हो? थॉर्न होली टावर की इज्जत खोने का डर नहीं है? बेल ने जैसे अचानक कुछ याद आने का ड्रामा किया। ओह, ड्यूक सेकंड क्लास विजर्ड अप्रेंटिस है। मुझे लगा विवियन का फियांसे अगर ऑफिशियल विजर्ड नहीं भी हो तो कम से कम फर्स्ट क्लास अप्रेंटिस तो होगा। उसके लफ्ज़ों में छिपा ताना सबको क्लियरली समझ आ रहा था। ये इम्पॉसिबल था कि वो ड्यूक की रैंक ना पहचान पाए। ड्यूक ने अपनी मैजिक ऑरा छुपाई भी नहीं थी। तभी एक और आवाज़ आई, बेल, तुम हमारे ब्लैक सेल के बंदे से स्पार करना चाहते हो? मुझसे ट्राई करो। ड्यूक ने ऊपर देखा, वो मेरिक था। मेरिक अब फर्स्ट क्लास विजर्ड अप्रेंटिस बन चुका था। उसकी प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ थी। सेकंड क्लास की असेसमेंट का टाइम भी नहीं आया था और वो पहले ही फर्स्ट क्लास पहुंच गया था। मेरिक और बेल एक दूसरे को जानते थे। बेल ने मेरिक का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। बस वो बोला, मेरा इरादा सिर्फ ब्रदर ड्यूक के साथ पॉइंटर्स एक्सचेंज करने का था। मुझे नहीं पता था वो सिर्फ सेकंड क्लास विजर्ड अप्रेंटिस है। छोड़ो फिर। Chapter 128 Acceptance। बेल क्लियरली मेरिक से थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था। ना सिर्फ उसके साथ स्पार करने से बचा, बल्कि जाते जाते ड्यूक पर भी एक ताना मार गया। लगता है थॉर्न होली टावर के स्टैंडर्ड्स काफ़ी गिर गए हैं, मेरिक ने कैजुअली कहा। अब लोगों की मैजिक पावर ऑरा भी सेंस नहीं कर पाते। मुझे लगता है टावर को जल्दी बंद ही कर देना चाहिए। बेल का चेहरा तुरंत थोड़ा बिगड़ गया, लेकिन वो मेरिक से बहस करने के मूड में नहीं था। वो मुड़कर जाने ही वाला था, तब अचानक ड्यूक खड़ा हो गया। हम स्पार कर सकते हैं, ड्यूक ने शांत आवाज में कहा। चाहे मैं सेकंड क्लास विजर्ड अप्रेंटिस हूं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे साथ स्पार करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुमने क्या कहा? बेल थोड़ा चौंक गया। असल में बेल सिर्फ ड्यूक को प्रोवोक करना चाहता था, स्पार के नाम पर नीचा दिखाने के लिए। उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्यूक सच में चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगा।
फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस के बीच का गैप काफ़ी बड़ा होता है। फर्स्ट क्लास के पास कम से कम 30 पॉइंट्स स्पिरिचुअल पावर होती है, जबकि ड्यूक के पास थोड़े से ज़्यादा 20 पॉइंट्स ही थे। स्पिरिचुअल पावर ही डिसाइड करती है मैजिक की स्ट्रेंथ और बॉडी में मैजिक पावर का अमाउंट। बैटल में सेकंड क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस नॉर्मली हर एंगल से डिसएडवांटेज में होता है। थ्योरी के हिसाब से जब तक फर्स्ट क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंट ना हो, उसका हारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए सरफेस पर ड्यूक का खुद आगे बढ़कर स्पार एक्सेप्ट करना काफ़ी बेवकूफ़ी लग रहा था। ड्यूक, इसकी बात मत सुनो। विवियन भी तुरंत खड़ी हो गई और ड्यूक का हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, ड्यूक ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा और विवियन की कंधे पर जेंटली हाथ रखा। मुझे भरोसा है, मुझ पर ट्रस्ट रखो। ड्यूक का काम देखकर विवियन समझ गई कि वो बिना सोचे समझे ऐसा नहीं कह रहा। अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है तो ज़रूर उसके पास कोई वजह होगी। उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई। अच्छा, बेल तुरंत बोला, जैसे कहीं ड्यूक पीछे ना हट जाए। इस करंट बाउट के ख़त्म होने के बाद स्पार करते हैं। मैं ऑलरेडी क्यू कट करने के पैसे दे चुका हूँ, बस बाद में पछताना मत। आज विवियन यहीं थी और बेल किसी भी कीमत पर उसके सामने अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाना चाहता था, ये बताने के लिए कि उसने गलत फियांसे चुना है। फिक्र मत करो, ड्यूक ने बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहा। टाइम आएगा, मैं आ जाऊंगा। इसी बीच मेरिक ने ड्यूक को सीरियसली देखा। वो आगे आया, हाथ बढ़ाया और बोला, मेरा नाम मेरिक है। जीतो या हारो, इस पार के बाद हम एक दूसरे को जान सकते हैं और फ्यूचर में कांटेक्ट में रह सकते हैं। ड्यूक ने भी हाथ बढ़ाया और हैंडशेक की। मेरिक ड्यूक के करेज से काफ़ी इम्प्रेस था। ब्लैक सेल के विज़र्ड्स हार सकते हैं, लेकिन डरपोक नहीं होने चाहिए। सच्चाई ये थी कि अगर ड्यूक मना भी कर देता तो वो बिल्कुल रीजनेबल था। ये क्लियरली एक अनफेयर चैलेंज था, लेकिन ड्यूक ने ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि ज़रा भी डर नहीं दिखाया। इसलिए मेरिक को लगा ये बंदा वाकई दोस्ती के लायक है। मेरिक वैसे भी काफ़ी प्राउड और एरोगेंट था। नॉर्मल लोगों को वो ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं करता, वरना वो यूली को मारने की बात इतनी खुलेआम एक्सेप्ट भी नहीं करता और वांटेड होने के बाद भी ब्लैक सेल के बाहर बिना डर के घूमता। वो किसी प्योर ब्लड मेज फैमिली से नहीं आता था, इसलिए उसे ब्लड लाइन का कोई ऑब्सेशन नहीं था। उल्टा प्योर ब्लड मेज फैमिलीज के लोगों से उसे थोड़ी ना नफरत सी थी। यूली के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट्स का रीज़न भी यही था। यूली रोज़ाना हद से ज़्यादा एरोगेंट रहता था, जो मेरिक को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से उनके बीच बार बार क्लैशेस होती थीं। असेसमेंट के बाद मेरिक ने बिना किसी मर्सी के यूली पर फाइनल स्ट्राइक किया, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों। आज जब उसने बेल को देखा, एक प्योर ब्लड मेज थॉर्न होली टावर का, जो यहाँ ब्लैक सेल के लोगों को बुली कर रहा था, मेरिक शांत नहीं रह पाया। वो एक्चुअली बेल से लड़ना चाहता था और बेहतर होता कि लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता, ताकि उसे हाथ खींच कर रखना ना पड़े। पर बेल मेरिक से बचने के लिए पीछे हट गया और उल्टा ड्यूक का चैलेंज तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। कमज़ोर को बुली करना और स्ट्रॉन्ग से डरकर भागना, मेरिक ने सीधा बोल दिया, बिल्कुल बेल के सामने। बेल का चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सीधा विज़र्ड अरीना के स्टाफ के पास चला गया। विज़र्ड अरीना में अगर तुम पैसे दो तो बाउट्स क्यू में लगवा सकते हो, कभी भी अरेंज हो जाते हैं, बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। अरीना नेचुरली अपने आप को किसी भी ट्रबल से दूर रखना चाहता था, इसलिए प्राइवेट डुअल्स के लिए लाइबिलिटी एग्जेम्पशन कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी होते हैं। और बेल क्रॉफर्ड क्लैन से था, एक बहुत ही पावरफुल प्योर ब्लड मेज फैमिली से, इसलिए अरीना को और भी कॉशियस रहना पड़ा। थोड़ी देर में बेल और ड्यूक का स्पार ऑफिशियली अरेंज हो गया। डिसीजन हुआ कि ये फाइट करंट बाउट के ख़त्म होने के तुरंत बाद होगी। अरीना के बीच गंजा अनाउंसर जोर से बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का एक स्पेशल प्रोग्राम। दो यंग मेजर्स ने टेम्परेरली स्पार का डिसीजन लिया है। एक तरफ ड्यूक, ब्लैक सेल का सेकंड क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस, और दूसरी तरफ बेल, थॉर्न होली टावर का फर्स्ट क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस। उसके बोलते ही ऑडियंस सीट से जोरदार लाफ्टर फूट पड़ा। ये बच्चे यहाँ क्या हंगामा कर रहे हैं? ओए किड,
थॉर्न होली टावर वाले का कान दांत से काट लेना। काफी टाइम बाद बच्चों की फाइट देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग लग रहा है। विजर्ड अरीना में आमतौर पर ऑफिशियल विजर्ड लेवल के बैटल्स होते हैं। विजर्ड अप्रेंटिस लेवल के डुअल्स काफी रेयर होते हैं और ड्यूक और बेल दोनों ही टीनेजर्स थे। 100 साल जीने वाले विजर्ड्स के सामने बिल्कुल बच्चों जैसे। तब ऑडियंस के बीच से कुछ आवाजें उठनी शुरू हो गईं, ज्यादातर ब्लैक सेल के लोगों की। ये अनफेयर है, हमारे ब्लैक सेल के सेकंड क्लास अप्रेंटिस को फर्स्ट क्लास अप्रेंटिस से क्यों लड़ाया जा रहा है? हाँ, क्या जानबूझकर बुली किया जा रहा है? थॉर्न होली टावर के लोग हार्बर सिटी में इतनी दादागिरी कैसे कर सकते हैं? मुझे भेजो, मैं लड़ूंगा। कुछ ऑफिशियल विजर्ड्स ने तो ड्यूक की जगह खुद फाइट करने का प्रपोजल तक दे दिया। गंजा अनाउंसर तुरंत क्लैरिफाई करने लगा, ये स्पार सिर्फ 2 बच्चों के बीच वॉलंटरी एक्सचेंज है। अरीना ने ड्यूक को बिल्कुल फोर्स नहीं किया। ये आखिर ब्लैक सेल का टेरिटरी था। 100 गुना हिम्मत होती तब भी वो ऐसा रिस्क नहीं लेता। ड्यूक और बेल अरीना के अंदर गए, अपनी अपनी साइड्स पर खड़े हो गए, फाइट शुरू होने का इंतजार करते हुए। इस पार में भी बेटिंग शुरू हो गई। ऑड्स तेज बदलने लगे। इस अनफेयर फाइट के लिए ऑड्स ने बिल्कुल ऑडियंस की सोच रिफ्लेक्ट की थी। ड्यूक के ऑड्स थे 1:3। शुरू में तो 1:6 तक चले गए थे, फिर धीरे धीरे 1:3 पर सेटल हुए। ऑडियंस सीट से मेरिक मिस सीधा बोला, मैं ड्यूक के जीतने पर 5000 मैजिक स्टोन्स लगाता हूँ। ये कहकर उसने अपने स्पेस रिंग से ढेर सारे मैजिक स्टोन्स निकाले और टिकट स्टैंड के ऊपर बने ब्लैक वॉटेक्स में डाल दिए। आसपास के लोग बिल्कुल स्टन रह गए। इतना बड़ा बेट लगाना, वो भी ड्यूक जैसे लो विन रेट वाले पर, ये ऑलमोस्ट ऐसा था जैसे मैजिक स्टोन्स सीधा पानी में फेंक दिए हों। चैप्टर 129 डार्क एट्रीब्यूट मैजिक। मेरिक ने एक साथ 5000 मैजिक स्टोन्स डाल दिए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे यकीन था ड्यूक जीत जाएगा। उसने ये बेट सिर्फ ड्यूक को सपोर्ट करने के लिए लगाया था और साथ ही ब्लैक सेल को भी। उसके लिए ये 5000 मैजिक स्टोन्स वापस मिलेंगे या नहीं, या इससे प्रॉफिट होगा, ये सब बिल्कुल मैटर नहीं करता था। ग्लैडिएटोरियल अरीना के ऑडियंस एरिया में काफ़ी लोगों की आंखों में लालच चमकने लगा। ड्यूक के साइड की टेम्पटिंग ऑड्स देखकर बहुत लोग रेस्टलेस हो गए। चलो गैम्बल करते हैं, किसी ने दांत पीसकर कहा, खड़ा हुआ और सीधा अरीना के स्टाफ के पास गया पैसे उधार लेने के लिए। ऐसे लोग काफ़ी थे। कुछ को पक्का यकीन था कि ड्यूक हारने वाला है, इसलिए उन्होंने बेल पर हेवी बेटिंग की, सोच के थोड़ा एक्स्ट्रा कमा लेंगे। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्योर गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ ड्यूक पर भी बड़ा बेट लगा बैठे। विवियन ने बिना हिचकिचाए 1000 मैजिक स्टोन्स टिकट पर रख दिए, सारे ड्यूक के नाम। वो मेरिक से बिल्कुल अलग थी। मेरिक को लगता था ड्यूक जीत नहीं पाएगा, जबकि विवियन को पूरा भरोसा था ड्यूक जीतेगा ही। ड्यूक खुद पार्टिसिपेंट होने की वजह से बेटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता था, इसलिए वो अपने लिए बेट नहीं लगा सकता था। वैसे ये रूल ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। अगर कोई चाहे तो किसी ट्रस्टेड इंसान से बेट लगवा ही सकता है। अरीना के बीच गंजा होस्ट जोर से चिल्लाया, वू! मैं डिक्लेयर करता हूँ, फाइट शुरू होती है। जैसे ही सिग्नल मिला, ड्यूक ने तुरंत पेट्रिफिकेशन स्किन और रॉक आर्मर एक्टिवेट कर ली। उसका पूरा जिस्म मिट्टी पीले रंग के आर्मर से ढक गया, एक टाइट प्रोटेक्टिव लेयर के जैसे। अर्थ मैजिक, इंटरेस्टिंग। बेल थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। उसे पता था कि अर्थ मैजिक मास्टर करना आसान नहीं होता, और ड्यूक की कास्टिंग स्पीड से ये साफ दिख रहा था कि उसकी मैजिक मास्टरी काफ़ी हाई है। बेल ने अब इस फाइट को लाइटली लेना छोड़ दिया। उसने समझ लिया कि गार्ड डाउन रखना महंगा पड़ सकता है। इस ड्यूअल में उसका जीतना ज़रूरी था। हारना मतलब सीधा मजाक बन जाना। वैसे भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वो हार सकता है। बेल के अंदर मैजिक पावर तेजी से उठी और अगले ही पल उसके आसपास 3 काले गोले उभर आए। गंजा होस्ट ये देखकर चीख उठा, ये तो डार्क एट्रीब्यूट मैजिक है, क्रॉफर्ड क्लैन की सिग्नेचर मैजिक। डार्क एट्रीब्यूट मैजिक बहुत ही रेयर होती है। नॉर्मल विजर्ड्स के लिए डार्क एट्रीब्यूट की फ्री एनर्जी पार्टिकल्स अब्जॉर्ब करना ही मुश्किल होता है, और उन्हें कंट्रोल करके स्पेल कास्ट करना और भी मुश्किल।
यूजुअली इस तरह की मैजिक के लिए स्पेशल टैलेंट और ब्लड लाइन चाहिए होती है, या फिर सेल्फ मॉडिफिकेशन और एनहांसमेंट के जरिए ऐसी एबिलिटीज हासिल की जा सकती हैं। इसी पर काफ़ी विज़र्ड्स रिसर्च कर रहे हैं। क्रॉफर्ड क्लैन डार्क एट्रीब्यूट मैजिक में मास्टरी के लिए मशहूर है। उनकी ब्लड लाइन काफ़ी स्पेशल होती है, जो नेचुरली डार्क एट्रीब्यूट के साथ हाई अफिनिटी रखती है। इसी वजह से वो अपनी ब्लड लाइन की प्योरिटी को लेकर इतने स्ट्रिक्ट हैं। बाहर शादी बिल्कुल नहीं करते ताकि ब्लड लाइन कंटैमिनेट ना हो। डार्क एट्रीब्यूट मैजिक खुद ही काफ़ी डेंजरस होती है। इसकी एनर्जी में हाई डिस्ट्रक्टिवनेस के साथ साथ एक यूनिक कोरोसिस प्रॉपर्टी होती है। ये कोरोजन बहुत ट्रबलसम होता है और यूजुअली इससे काउंटर करने के लिए लाइट एट्रीब्यूट एनर्जी चाहिए होती है। पर डार्क की तरह लाइट एट्रीब्यूट भी उतना ही रेयर है, शायद उससे भी ज़्यादा। कम से कम वेस्ट कोस्ट पर कोई ऐसा विज़र्ड क्लैन नहीं था जो लाइट एट्रीब्यूट मैजिक में फेमस हो। ऑडियंस में जिन लोगों ने ड्यूक पर बेट लगाई थी, उनके चेहरों पर टेंशन दिखने लगी। कुछ तो अभी से रिग्रेट करने लगे। ड्यूक का रॉक आर्मर देखने में काफ़ी मोटा और स्ट्रॉन्ग लग रहा था। अर्थ एट्रीब्यूट मैजिक डिफेंस के लिए वैसे भी अच्छी होती है, लेकिन डार्क एट्रीब्यूट मैजिक के सामने शायद इसका डिफेंसिव इफेक्ट उतना अच्छा ना रहे। बेल ने उंगली चटकाई। उसके सामने तैर रहा एक डार्क मैजिक बॉल ऊपर उठा और फिर अचानक कई छोटे काले गोलों में स्प्लिट हो गया। बेल के कंट्रोल में ये सब गोली जैसे तेजी से ड्यूक की तरफ उड़ने लगे, सीधा उसके सिर और एब्डोमेन जैसे वाइटल स्पॉट्स पर। लगता था बेल का प्लान ये है कि पहले ड्यूक के रॉक आर्मर को एग्जॉस्ट किया जाए ताकि नीचे छिपी बॉडी को डैमेज पहुंचाया जा सके। पर ड्यूक का प्लान सिर्फ रॉक आर्मर पर डिपेंड करने का नहीं था, ये बस उसकी मल्टीपल डिफेंसेस का एक ही लेयर था। उसने हाथ घुमाया और अपने सामने एक वाटर शील्ड बना ली। लेकिन ये वाटर शील्ड नॉर्मल जैसा नहीं था। इसका रंग हल्का सा डार्क ग्रीन था, काफ़ी अनयूजुअल। वाटर शील्ड देखकर बेल हंसी नहीं रोक पाया। सिर्फ वाटर शील्ड से मेरी डार्क मैजिक बॉल को रोकने का सोच रहे हो? उसने ताना मारा। तुम्हारी डिफेंस स्ट्रेंथ मैक्स टू मैक्स 3 या 4 ग्रेड होगी, इससे ब्लॉक करना नामुमकिन है। ये बात ज़्यादातर विज़र्ड्स जानते थे। वाटर शील्ड टेक्निक एक कॉमन डिफेंसिव स्पेल मानी जाती है। इसकी स्ट्रेंथ नॉर्मली कास्टर की स्पिरिचुअल पावर पर डिपेंड करती है, और ड्यूक सिर्फ सेकंड ऑर्डर विज़र्ड अप्रेंटिस था, मतलब उसकी स्पिरिचुअल पावर हाई नहीं हो सकती, इसलिए लॉजिकली वाटर शील्ड भी स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बेल की डार्क मैजिक बॉल्स सीधा वाटर शील्ड की तरफ बढ़ीं, जैसे उसे डायरेक्टली छेद कर निकल जाना हो। सबको लगा अभी शील्ड टूट जाएगी, लेकिन अगले ही पल जब डार्क मैजिक बॉल्स वाटर शील्ड से टकराईं तो सिर्फ हल्की सी रिपल्स बनी और फिर वो काले गोले बिल्कुल गायब हो गए, जैसे पानी में गिरकर घुल गए हों। ये सब ड्यूक के लिए एक्सपेक्टेड था। उसका वाटर शील्ड शैडो वाटर और 3 हेडेड डॉग की सलाइवा से फ्यूज्ड था, जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी भी थी। डार्क मैजिक बॉल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 ग्रेड्स थी, जबकि ड्यूक के वाटर शील्ड की डिफेंसिव स्ट्रेंथ पहले ही 16 ग्रेड्स तक पहुंच गई थी। ऐसी अटैक उसके शील्ड के लिए सिर्फ एक छोटी सी स्क्रैच थी। ये सीन देखकर काफ़ी लोग डम्फाउंडेड रह गए। एक सेकंड ऑर्डर विज़र्ड अप्रेंटिस का वाटर शील्ड इतना स्ट्रॉन्ग? अब बहुत से विज़र्ड्स ने नोटिस किया वाटर शील्ड का रंग नॉर्मल नहीं था। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ड्यूक ने इस शील्ड में कुछ स्पेशल चीज़ इंटीग्रेट की है। लेकिन कौन सी मटेरियल एक नॉर्मल वाटर शील्ड को इतना पावरफुल बना सकती है? बेल भी ये बात समझ गया, लेकिन इस वक्त सोचने का टाइम नहीं था। उसके लिए बेसिक वाटर शील्ड को भी ना तोड़ पाना काफ़ी एम्बैरेसिंग हो रहा था। आखिर वो क्रॉफर्ड क्लैन का नाम लेकर खड़ा था। अगर यहाँ हार गया तो सिर्फ बेइज्जती नहीं, घर जाकर पनिशमेंट भी पक्की थी। इसी पल बेल ने महसूस किया कि प्रेशर उस पर आ चुका है, और उसे अचानक एहसास हुआ कि इस ड्यूअल में ट्रबल ड्यूक नहीं, वो खुद है। ड्यूक के लिए हार एक्सपेक्टेड थी और जीत एक बोनस, पर बेल के लिए ये एक ऐसा ड्यूअल था जिसमें पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने खुद को स्टेप बाय स्टेप इस कॉर्नर में फंसा लिया था। बेल का चेहरा सख्त हो गया। उसने हाथ घुमाया और उसके पास घूम रहे सारे डार्क मैजिक बॉल्स एक साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा डार्क मैजिक बॉल बन गए।
फिर वो उसमें लगातार मैजिक पावर भरने लगा, जैसे एक ही बार में ड्यूक को पूरी तरह से क्रश कर देना चाहता हो। चैप्टर 130 ब्लड लाइन पावर। बेल का अप्रोच सिंपल और ब्रूटल लग रहा था, लेकिन साथ ही वो ज़्यादा डायरेक्ट और इफ़ेक्टिव भी था। नॉर्मल तरीके से अटैक करने पर वाटर शील्ड की डिफेंस तोड़ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए बेल ने सीधा डार्क एट्रीब्यूट मैजिक के एडवांटेज को यूज़ करना चूज़ किया। कुछ ही पलों में एक बहुत बड़ा डार्क मैजिक बॉल पूरी तरह शेप ले चुका था और अगले ही सेकंड वो सीधा ड्यूक की तरफ उड़ गया। ड्यूक ने इस डार्क मैजिक बॉल को बिल्कुल लाइटली नहीं लिया। उसने तुरंत कई वाटर शील्ड्स कंज्योर किए और उन्हें अपने सामने स्प्रेड कर दिया। बड़ा डार्क मैजिक बॉल पहले वाटर शील्ड से टकराया। शील्ड कुछ पल टिका, फिर डिसिपेट हो गया, लेकिन साथ ही डार्क मैजिक बॉल भी काफ़ी छोटा हो चुका था और सीधा दूसरे वाटर शील्ड की तरफ बढ़ा। इस बार डार्क मैजिक बॉल दूसरे वाटर शील्ड को तोड़ नहीं पाया। उसकी एनर्जी का बड़ा हिस्सा अब्जॉर्ब हो गया और वो पूरी तरह डिसिपेट हो गया। ड्यूक हंस पड़ा, बस इतना ही, मैं तो 4 वाटर शील्ड्स रेडी करके बैठा था। उसने 4 वाटर शील्ड्स आगे लगा रखे थे, सोच के कि धीरे धीरे डार्क मैजिक बॉल की एनर्जी को न्यूट्रल करेगा। उसने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि या तो डार्क मैजिक बॉल कमज़ोर निकलेगा या फिर उसका वाटर शील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस पूरे अटैक वेव को सिर्फ एक वाटर शील्ड ने ही ख़त्म कर दिया। फिर ड्यूक आगे बढ़ा, तेज़ कदम से बेल के पास पहुंच गया। रेंज के अंदर आते ही उसने तुरंत वाटर एरो कंज्योर की और सीधा बेल के सिर की तरफ फायर कर दी। ड्यूक की स्पिरिचुअल पावर बेल से कम थी, इसलिए वो स्पेल्स को छोटी रेंज में ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकता था। ये उसका डिसएडवांटेज भी था और इसी वजह से उसे खुद डिस्टेंस क्लोज करनी पड़ रही थी। ये देखते ही बेल की उंगली में पहनी रिंग से एक दूधिया सफ़ेद रोशनी निकली और एक पतली सी एनर्जी फिल्म उसके पूरे शरीर को कवर कर गई। तभी वाटर एरो आ पहुंची। बेल ने हल्का सा डॉज किया, इसलिए एरो सीधा सिर पर नहीं लगी, सिर्फ चेस्ट पर हिट हुई। फिर भी अंदर की एनर्जी फट पड़ी और उसकी कुरोसिव पावर बेल के बॉडी पर बनी लाइट फिल्म को घिसने लगी। बेल थोड़ा सा डिसशेवल्ड हो गया। उसके चेस्ट के कपड़े फट गए थे और एनर्जी फिल्म भी काफ़ी पतली हो चुकी थी। इस वाटर एरो की इंटेंसिटी ने बेल को सच में चौंका दिया। ये बिल्कुल भी नॉर्मल वाटर एरो जैसी नहीं थी। ड्यूक की वाटर एरो टेक्निक 3 हेडेड डॉग की सलाइवा से एनहांस्ड थी, जिसकी स्ट्रेंथ लेवल 14 तक पहुंच चुकी थी, जबकि नॉर्मल वाटर एरो सिर्फ लेवल 4 के आसपास होती है। ये डेटा उसकी करंट स्ट्रेंथ एक सेकंड क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस पर बेस्ड था। अगर उसकी स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा होती तो ये स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाती। ड्यूक ने बेल को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। वो लगातार वाटर एरोज बनाता रहा और नॉन स्टॉप अटैक करता रहा। बेल ने एक के बाद एक 3 डिफेंसिव डीमनाइज्ड आइटम्स एक्टिवेट किए, तब जाकर इन मैजिक अटैक्स को रोक पाया। अब वो अपनी खुद की डिफेंसिव स्पेल्स पर भरोसा करता हुआ नहीं दिख रहा था, सीधा डीमनाइज्ड आइटम्स यूज कर रहा था। ड्यूक की सीमिंगली ऑर्डिनरी वाटर एरो टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि ये बेल के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एक नॉर्मल सेकंड क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस ऐसे स्पेल्स नहीं चला सकता और यहाँ तक कि काफ़ी फर्स्ट क्लास विज़र्ड अप्रेंटिसेस भी आसानी से 10 डिग्री से ऊपर स्पेल कास्ट नहीं कर पाते। बेल पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ा गया था। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ी, ऑडियंस के चेहरों पर एक्साइटेड स्माइल्स उभरने लगे। करंट सिचुएशन देखकर लग रहा था कि ड्यूक के पास इस ड्यूअल को जीतने का रियल चांस है। ग्लैडिएटोरियल अरीना के अंदर बेल लगभग रिट्रीट करता हुआ लग रहा था। वो ड्यूक के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए पीछे हट रहा था। ड्यूक को ये मानना ही होगा कि ये बंदा सच में बहुत अमीर है। पता नहीं कितने डीमनाइज्ड आइटम्स अपने साथ लेके घूम रहा है। बेल क्लियरली इरिटेटेड हो चुका था। पूरे फाइट के दौरान वो सप्रेस हो रहा था और ये बात उसे अंदर ही अंदर घुटने पर मजबूर कर रही थी। सच कहूँ तो
बेल ने दांत पीसकर कहा, मैं ये मूव यूज नहीं करना चाहता था, वो फॉर्म बहुत अगली है। बोलते बोलते उसकी स्किन पर काले रंग के निशान उभरने लगे, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर फैल गए। उसका चेहरा भी पूरी तरह से काला हो गया। साथ ही बेल की पीठ उभरने लगी, जैसे अंदर से कुछ बाहर निकलने वाला हो। छप छप की आवाज के साथ उसकी पीठ से चमगादड़ जैसे 2 पंख निकल आए। एक ही फ्लैप में बेल हवा में उठ गया। ड्यूक ने ऊपर देखा, बेल का चेहरा पहचान से बाहर हो चुका था, लेकिन अब भी कुछ ओरिजिनल फीचर्स बचे हुए थे। उसके दांत अब फैंग्स बन चुके थे और उसके माथे के बीच एक सीधी वर्टिकल आंख थी जो अभी बंद थी। ये क्रॉफर्ड क्लैन की ब्लड लाइन पावर है। विवियन ने तुरंत पहचान ली, उसे याद आया जो नॉलेज उसने पहले गैदर की थी। क्रॉफर्ड क्लैन की ब्लड लाइन सालों से इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज होती आई है, जिसमें बहुत ही फॉर्मिडेबल पावर छिपी होती है। उनके डिसेंडेंट्स को बस नॉर्मली ग्रो करना होता है, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, ब्लड लाइन पावर अपने आप अनलॉक होती जाती है। अभी बेल का कंट्रोल इस पावर पर पूरा मैच्योर नहीं था, लेकिन वो कम से कम इसे कुछ हद तक यूज कर पा रहा था। जैसे ही उसने ब्लड लाइन एक्टिवेट की, उसकी स्पिरिचुअल पावर सीधा 50 के करीब पहुंच गई। उसका इंटरनल मैजिक पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी एनहांस हो गए। ये मेथड उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देता है। प्योर ब्लड लाइन का क्लियर एडवांटेज। इसी वजह से प्योर ब्लड मेज फैमिलीज अक्सर हाफ ब्लड मेजेस को नीचे समझती हैं। सालों से अक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ, जिसमें ब्लड लाइन सिर्फ एक फैक्टर होता है। हवा में तैरता हुआ बेल हाथ घुमाता है और एक और बड़ा डार्क मैजिक बॉल बना लेता है। उसके चेहरे पर एक क्रूअल स्माइल थी। मैं तो बस तुमसे खेल रहा था, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ड्यूक ने बिना देरी किए बेसिक मैजिक रिकवरी पोशन निकाला और पी लिया, अपनी इनर मैजिक पावर रिस्टोर करते हुए। बेल का करंट फॉर्म वाकई ट्रबलसम था, लेकिन ड्यूक फिर भी शांत था। वो स्ट्रैटेजी सोच रहा था। बेल को पोशन पीते देखकर बेल के चेहरे पर नफरत आ गई। उसने तुरंत एक डार्क मैजिक बॉल उछाल दिया। वो ड्यूक को एक पल की भी फुर्सत नहीं देना चाहता था, और सच कहें तो उसे ये अफसोस भी हो रहा था कि इस ड्यूअल को लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। अगर ऐसा होता तो फाइट सिर्फ एक तरफ की मौत पर ही खत्म होती, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसे रूल्स पहले से सेट नहीं किए गए थे। बेल हमेशा अपनी इमेज को लेकर केयरफुल रहता था। उसे लगता था वो काफ़ी डिसेंट दिखता है, इसलिए वो हमेशा इस अगली फॉर्म से बचने की कोशिश करता था। आज विवियन के सामने इस फॉर्म तक मजबूर होना उसे और भी गुस्सा दिला रहा था। इस बार डार्क मैजिक बॉल ने 2 वाटर शील्ड्स तोड़ दिए, फिर जाकर डिसिपेट हुई। ड्यूक ने तुरंत एस्टिमेट लगा लिया कि इस डार्क मैजिक बॉल की स्ट्रेंथ लगभग 20 डिग्रीज के आसपास है। मैजिक स्ट्रेंथ सिंपल एरिथमेटिक नहीं होती। वाटर शील्ड मैक्स 16 डिग्रीज की एनर्जी रोक सकती है। उससे ज़्यादा हुआ तो शील्ड टूट जाती है। पहली शील्ड तोड़ने के बाद भी अटैक आगे बढ़ पाया, और दूसरी शील्ड तोड़ना ये दिखाता है कि ये अटैक 20 डिग्री से ऊपर था। सिचुएशन फिर से बदल चुकी थी। बेल हवा में से लगातार फ्यूरियस बम्बार्डमेंट कर रहा था, और ड्यूक को कांस्टेंट मूव करना पड़ रहा था। वाटर शील्ड्स कंज्योर करते हुए अपना बचाव करना पड़ रहा था। अब बेल के पास मैजिक पावर की बिल्कुल कमी नहीं थी। वो स्पेल्स ऐसे स्पैम कर रहा था जैसे उनकी कोई कॉस्ट ही ना हो। ड्यूक कभी कभी ही काउंटर में एक कोल्ड शॉट चला पा रहा था, बाकी वक्त डिफेंस में ही जा रहा था। और बेल अटैक करते हुए भी अपनी डिफेंस पर पूरी नज़र रखे हुए था, हमेशा अपने डीमनाइज्ड आइटम्स का यूज़ करता हुआ।